कक्षा 10 गणित। आज हम हल करेंगे प्रश्नावली 3.1 को। चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। आपको जो भी रैखिक समीकरण, रैखिक का मतलब ये होता है ना कि जो भी चर है उस पर घात एक रहेगा तो उसे बोलते हैं रैखिक, और दो चर रहेगा इसमें एक्स वाई चर हो गया या यू भी, जो भी चर है उसमें दो चर रहेगा। और समीकरण का मतलब समता का उसमें चिन्ह रहेगा, और युग्म का मतलब ऐसे दो चर वाले दो रैखिक समीकरण आपको दिए रहेंगे। चलिए इसको हम लोग डिटेल में समझते हैं। चैप्टर हम लोग का यही है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। देखिए व्यापक रूप में हमने लिख दिया, दो चर हैं इसमें, एक्स वाई चर इसमें भी है और एक्स वाई चर इसमें भी है, दो चर हो गए। वाले रैखिक का मतलब ये हो गया जो भी चर है इस पर घात क्या है, एक है, अधिकतम घात एक रहेगा तो उसे रैखिक बोलते हैं। और समीकरण का मतलब यहाँ पे देख लीजिए समता का चिन्ह है, जब राशियों की तुलना की जाएगी और बीच में बराबर का चिन्ह रहेगा तो वही हो जाता है समीकरण। और ये हो गया युग्म। युग्म का मतलब यहाँ पर जो भी दो रैखिक समीकरण दिए हुए हैं ना उनकी संख्या क्या है, एक यह रैखिक समीकरण है, एक यह, दो रैखिक समीकरण है। दो रैखिक समीकरण कुल तीन ही प्रकार से हो सकते हैं। आप चाहें तो जो भी ये रैखिक समीकरण दिया हुआ है इससे आप एक रेखा खींच सकते हैं, इससे दो बिंदु आप बनाएंगे, हम लोग आगे प्रश्न को भी हल करेंगे। इनसे चाहें तो हम लोग दो बिंदु प्राप्त करके इसको एक्स अक्ष वाई अक्ष खींचकर हम लोग कार्तीय तल बनाकर इसको हम लोग एक रेखा बना सकते हैं, और इसको भी हम लोग एक रेखा बना सकते हैं। ठीक है, जब हम लोग रेखा बनाएंगे तो दो रेखाएं कुल तीन ही प्रकार से होंगी। किस प्रकार से होंगे, दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, या तो दो रेखाएं क्या करेंगे एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर देंगे, या फिर क्या हो सकता है कि दो रेखाएं संपाती हो, मतलब दोनों रेखाएं एक ही रेखा के ऊपर रहेंगी तो उसे बोल देंगे संपाती रेखाएं। दोनों रेखाएं संपाती हो सकती हैं। तीसरा क्या कंडीशन हो सकता है कि दोनों रेखाएं समांतर हो, यहाँ पे इस प्रकार से दोनों के बीच की लंबवत की दूरी बराबर रहेगी तो ये हो जाएंगे समांतर रेखाएं। यहाँ पर आप दोनों समीकरणों के गुणांकों का तुलना करके भी बता सकते हैं कि कौन सी रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी और कौन सी संपाती होगा और कौन सी समांतर रहेगा। देखिए किस प्रकार से होता है, यहाँ पर जब आप तुलना करेंगे ना, जब रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कब करेंगे, जब यहाँ पे गुणांकों का आप तुलना करेंगे ना, यहाँ बताते हैं A1/A2 यह बराबर नहीं होगा B1/B2। आपने पहले ही तुलना किया कि A1/A2 और B1/B2 आपस में बराबर नहीं है, और उसको यदि यहाँ पर दोनों रेखाओं से यहाँ पे जो भी दो समीकरण दे देंगे इनसे दो दो बिंदुओं को प्राप्त करके आप ग्राफ पेपर पे जब रेखाएं खींचेंगे ना दोनों रेखाओं को, यहाँ पे इस समीकरण से भी रेखा प्राप्त होगा, एक यहाँ पे इस समीकरण से रेखा प्राप्त होगा, और जब दोनों को आप ग्राफ पेपर पर खींचेंगे ना तो जब यहाँ पे A1/A2 और B1/B2 बराबर नहीं रहेगा तो वह एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी रेखाएं, है ना। और देखिए जब आप तुलना करेंगे संपाति के लिए क्या होगा, A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर यहाँ पे रहेगा C1/C2। जब यहाँ पे समीकरणों के गुणांकों का आप तुलना करेंगे ना, A1/A2 B1/B2 और C1/C2 ये तीनों आपस में बराबर रहेंगे, और फिर उसको आप यहाँ से दो बिंदु यहाँ से लेकर दो बिंदु यहाँ से लेकर, ठीक है, और ग्राफ पेपर पर रेखाएं खींचेंगे तो रेखाएं एक दूसरे को मतलब एक दूसरे के ऊपर ही रहेंगी, संपाती रहेंगी, दोनों रेखाएं एक ही रेखा के ऊपर रहेंगी। यहाँ पर अपरिमित रूप से आपको अनेक हल मिलेगा। और देखिए यहाँ पर जब दो रेखाएं समांतर रहेंगी तब यहाँ पे तुलना करेंगे यहाँ पे समीकरणों गुणांकों को, तो किस प्रकार से रहेगा, यहाँ पे A1/A2 और यहाँ पे इस प्रकार से लिखते हैं B1/B2 और यहाँ पे C1/C2। देखिए यह दोनों मान तो बराबर रहेगा, A1/A2 और B1/B2 बराबर रहेगा, लेकिन बराबर कौन नहीं रहेगा, यही C1/C2। यहाँ पे जब A1/A2 B1/B2 बराबर है और C1/C2 बराबर नहीं रहे तब यहाँ पर यदि ग्राफ पेपर पर रेखाएं खींचेंगे ना तो वह एक दूसरे के समांतर रहेंगी। यहाँ पर कोई हल नहीं मिलता है, यहाँ पर केवल एक हल मिलता है, और यहाँ पे अपरिमित रूप से यहाँ पे अनेक हल मिलता है। ठीक है, जब रेखाएं संपाती रहती हैं तब यहाँ पे अनेक हल, और यहाँ पर आपको यहाँ पर केवल एक हल मिलता है। जब एक दूसरे को रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी, जब संपाती रहेंगी तो अनेक हल, अपरिमित रूप से आपको अनेक हल प्राप्त होंगे। जब रेखाएं समांतर होती हैं तो यहाँ पर कोई हल आपको प्राप्त नहीं होता है, कोई हल नहीं। और यहाँ पर हल का क्या मतलब होता है, हल का मतलब ये होता है ना कि जब भी दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर दें तो यहाँ पे एक बिंदु आपको एक ऐसा उभयनिष्ठ बिंदु मिलेगा जो कि इस रैखिक समीकरण को भी संतुष्ट करेगा और इस रैखिक समीकरण को भी संतुष्ट करेगा। संतुष्ट करने का मतलब क्या हो गया, मतलब आपको एक ऐसा बिंदु मिलेगा ना, यहाँ पे चलिए एक्स वाई करके ही लिख देते हैं, एक बिंदु आपको केवल एक बिंदु ऐसा मिलेगा जो कि इस समीकरण के लिए यहाँ पे दोनों समीकरण में यदि प्रतिस्थापित करेंगे तो बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर प्राप्त होने लगेगा। इसका मतलब होता है कि समीकरण संतुष्ट कर रहा है ना। यहाँ पे एक्स और वाई का जो भी मान आया रहेगा यदि यहाँ पर आप प्रतिच्छेद करेंगे तो वह भी इसको भी, जैसे यहाँ पर बराबर दाएं पक्ष 0 है ना तो यहाँ पर बाएं पक्ष में हल करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, 0 प्राप्त होने लगेगा। यहाँ पर भी प्रतिस्थापित करके हल करेंगे एक्स वाई का जो भी मान रहेगा तो ये भी 0 के बराबर आने लगेगा। इस समीकरण के लिए भी बाएं पक्ष और दाएं पक्ष बराबर मिलेगा और इस समीकरण के लिए भी बाएं पक्ष और दाएं पक्ष बराबर मिलेगा। और यहाँ पर हमने बताया कि अनेक हल होगा, ऐसे आपको बहुत सारे बिंदु मिलेंगे, यहाँ पर अनंत हल मिलेगा। ठीक है, प्रत्येक बिंदु पर यहाँ पर आपको हल मिलेगा, है ना। एक्स वाई का
जो भी आप मान प्रतिस्थापित करेंगे इस समीकरण के लिए, मतलब दोनों समीकरणों के लिए, जब यहाँ पे समीकरण के तीनों गुणांक इस प्रकार से अनुपात में बराबर रहेंगे, a1/a2 b1/b2 और c1/c2 बराबर रहेगा, तब यहाँ पे अपरिमित रूप से आपको अनेक हल मिलेगा, अनेक बिंदुओं पर आपको हल मिलेगा। ठीक है, जब इस प्रकार से आप तुलना किए रहेंगे a1/a2 बराबर रहेगा और b1/b2 बराबर रहेगा, परंतु c1/c2 ये आपस में बराबर नहीं रहेगा, तब आप देखेंगे कि कोई हल आपको प्राप्त नहीं होगा। जब दोनों रेखाएं समांतर रहेंगी तो यहाँ पर आपको कोई हल नहीं मिलेगा, ऐसा कोई भी बिंदु नहीं मिलेगा जो कि दोनों रेखाओं में उभयनिष्ठ हो, है ना। उभयनिष्ठ नहीं रहेगा तो कोई हल नहीं मिलेगा, यहाँ पर आपको अनंत हल मिलेगा, यहाँ पे केवल एक हल मिलेगा। चलिए, यहाँ पे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने के प्रकार, एक तो ग्राफी विधि है, एक तो आप यहाँ पे कार्तीय तल पर एक्स अक्ष वाई अक्ष खींचकर यहाँ पे ग्राफ विधि द्वारा उसके हल को प्राप्त कर लें, और दूसरी क्या विधि है, बीजगणितीय विधि। बीजगणितीय विधि में संख्याओं को हल किया जाएगा और यहाँ पर ग्राफ बनाकर हल किया जाएगा। इसमें कुल तीन विधियाँ हैं, प्रतिस्थापन विधि और दूसरी है विलोपन विधि और तीसरी है वज्रगुणन विधि। यही कुल 4 विधियाँ। ग्राफीय विधि की बात करें, एक ये हो गया, 3 ये। इस प्रकार से दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को 4 प्रकार से आप हल कर सकते हैं। एक तो ग्राफी विधि हो जाएगा और 3 यहाँ पर 4 विधियों द्वारा आप दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल कर सकते हैं। बुक में यहाँ पर दिया हुआ है कि दो चर वाली जो रैखिक समीकरण है, जब उसको आप रेखाओं में निरूपित करेंगे तो किस प्रकार से व्यवहार करेंगे। यहाँ पे रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकती हैं। पहला तो ये हो सकता है कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर दें। इस स्थिति में यहाँ पे समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होता है, केवल एक हल आपको मिलेगा, अविरोधी समीकरण युग्म, केवल एक हल आपको मिलेगा। और एक होता है कि हो सकता है कि दोनों रेखाएं एक समांतर हो, समांतर रहेंगी तो हमने बताया कि कोई हल आपको नहीं मिलेगा, समीकरणों का कोई हल नहीं प्राप्त होता है, असंगत समीकरण युग्म। चलिए, हो गया। तीसरा हमने बताया था कि जो रेखाएं हैं वो क्या हो जाए, संपाती हो जाएं, एक ही रेखा पर दोनों रेखाएं रहें, तो इस प्रकार से आपको अपरिमित रूप से अनेक हल मिलता है। यहाँ पे रेखाएं संपाती हों, इस स्थिति में समीकरणों के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, आश्रित या संगत समीकरण युग्म इसे बोलते हैं। चलिए, यहाँ पर आपको नीचे यहाँ पर सारणी बनाकर दिया हुआ है, यहाँ पे सारणी बनाकर हमें उदाहरण के साथ दिया हुआ है। जैसे यहाँ पर दो समीकरण हमें दे दिए गए हैं, यहाँ पे एक समीकरण है, एक समीकरण है, a1/a2 और b1/b2 और c1/c2 का तुलना किया गया है। यहाँ पे इसके अनुपात ज्ञात किए गए हैं। जब a1/a2 देख रहे हैं कि यहाँ पे a1/a2 और b1/b2 यही बराबर नहीं है, मतलब क्या है, दोनों रेखाएं रहेंगी, जब ग्राफीय निरूपण करेंगे ना तो दोनों रेखाएं एक दूसरे के प्रतिच्छेद करते हुए प्राप्त होगी। यहाँ पर केवल अद्वितीय हल, केवल एक हल आपको मिलेगा। चलिए, और यहाँ पे दूसरा क्या हो सकता है, जब यहाँ पर दो समीकरण हैं, इसके यहाँ पे a1/a2 और b1/b2 और c1/c2 नोट किया गया और देखा गया कि यहाँ पे प्रत्येक मान आपको बराबर प्राप्त हो रहा है। ये भी 2/4 है, इसको हल कर देंगे तो 1/2 मिलेगा, इसको भी हल कर देंगे 1/2, यहाँ पर भी हल कर देंगे 1/2 मिलेगा। ठीक है, केवल रूपांतरण है। और यहाँ पे a1/a2 और b1/b2 और c1/c2 बराबर है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा संपाती रेखाएं, है ना। जो दोनों रेखाएं रहेंगी, हम लोग रेखा बनाकर इसको हल करेंगे ना ग्राफ पेपर पर, ग्राफीय रूप में निरूपण करेंगे, दोनों रेखाएं एक ही रेखा पर मिलेंगी। ठीक है, यहाँ पर क्या आपको बीजगणितीय रूप से जब हल करेंगे तो अपरिमित रूप से आपको अनेक हल यहाँ पे प्राप्त होगा। यहाँ पे तीसरे में दे दिया गया है, दो समीकरण आपको दे दिए गए, a1/a2 b1/b2 और c1/c2 का तुलना किया गया है। तो यहाँ पे a1/a2 और b1/b2 तो आपको बराबर मिला है, यहाँ पर भी हल कर देंगे तो 1/2 मिलेगा। लेकिन यहाँ पर 4 3 12 1/3 मिल रहा था, तो यह दोनों वैल्यू तो बराबर है, लेकिन यह वाली वैल्यू बराबर नहीं थे, है ना। तो यहाँ पर दोनों रेखाएं क्या होंगी, ग्राफीय रूप से बनाएंगे तो यहाँ पे दोनों रेखाएं समांतर रहेंगी, कोई हल नहीं मिलेगा। ठीक है, जब बीजगणितीय रूप से हल करेंगे, निरूपण करेंगे, तो यहाँ पे कोई हल आपको प्राप्त नहीं होगा। देखिए, आपको यहाँ पर भी दिया हुआ है a1x + b1y + c1 = 0, और जो दूसरी रेखा है a2x + b2y + c2 = 0। तो यहाँ पे प्रतिच्छेद कब करेगा, जब a1/a2 और b1/b2 बराबर नहीं रहेगा। संपाती कब होगा, जब यहाँ पे सभी अनुपात बराबर रहेंगे, a1/a2 b1/b2 और c1/c2 बराबर रहेगा। समांतर कब होती है, जब यहाँ पे a1/a2 और b1/b2 बराबर रहे और c1/c2 बराबर नहीं रहे, तब दोनों रेखाएं क्या हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगी। इसी प्रकार से कोई भी आपको प्रश्न रहेगा, पहले यहाँ पे सारणी बनाकर कम से कम 2 बिंदु इस प्रकार से आप ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, दोनों रेखाओं से, दोनों समीकरणों से 2 बिंदु ज्ञात करके, और इस प्रकार से ग्राफ पेपर पर ग्राफीय निरूपण किया गया। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर इसका हल आपको प्राप्त हुआ है। जो यहाँ पर प्रश्न है, समीकरण यहाँ पर दे दिए गए, 2 समीकरण दिए हुए, इनसे कम यहाँ पे प्रत्येक समीकरण से 2 बिंदु ज्ञात किया गया, एक बिंदु यह, एक बिंदु यह, यहाँ पर भी 2 बिंदु ज्ञात किया गया, और यहाँ पर ग्राफ पेपर पर यहाँ पे ग्राफीय निरूपण इसका कर दिया गया, और यही आपको हल मिल रहा है, जो कि यहाँ पर क्या है, दोनों रेखाओं में उभयनिष्ठ है। यहाँ पे 6,0 यही बिंदु यहाँ पे इन दोनों समीकरणों के लिए हल है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे हम लोग आ जाते हैं प्रश्नावली के प्रश्नों पर। यहाँ पे प्रश्नावली 3.1 है, और प्रश्नावली में पहला प्रश्न दे दिया गया, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उन्हें ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए।
हमें क्या कर देना है, पहले तो आपको जो दो प्रश्न दे दिए गए, यहाँ पे हमें यहाँ पे रैखिक समीकरण युग्म बनाना है और फिर उन्हें ग्राफीय विधि द्वारा हल करना है। यहाँ पे फर्स्ट प्रश्न दे दिया गया है कक्षा यक्स, मतलब यहाँ पे यक्स का मतलब 10 के लिए दिया है। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न दे दिए गए, तो हम लोग चलिए मान लेते हैं। पहले यक्स और वाई मान लीजिए, लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या आपको यक्स वाई मानना है। फिर यहाँ पे दो समीकरण मिलेगा, एक तो मिलेगा दोनों लड़कों और लड़कियों की संख्या को हम लोग जोड़ देंगे तो हमें पता चल जाएगा कुल 10 ही विद्यार्थियों ने भाग लिया है, तो यक्स प्लस वाई का वैल्यू आपको 10 मिलेगा। और दूसरा आपको मिलेगा यहाँ से समीकरण, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है ना, लड़कों की संख्या से, जो लड़कियों की संख्या है वह लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, माना। चलिए लड़कियों की संख्या को एक्स मान लेते हैं, माना लड़कियों की संख्या यक्स तथा लड़कों की संख्या वाई है, हमने मान लिया। अब देखिए प्रश्नानुसार हम लोग समीकरण बनाते हैं। प्रश्नानुसार हमें प्रश्न में पहले ही दिया हुआ है ना कि यहाँ पे कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया है ना। कुल विद्यार्थियों की संख्या कितना है, 10, मतलब लड़के और लड़की मिलाकर कुल कितना है, योगफल 10 है। प्रश्नानुसार एक समीकरण यहाँ से बनेगा, यक्स प्लस वाई बराबर यहाँ पे 10। एक तो समीकरण ये बनेगा और दूसरा समीकरण किस प्रकार से बनेगा ना, आपको प्रश्न में दिया हुआ है कि जो लड़कियों की संख्या है वह लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, कि जो लड़कियों की संख्या है और जो लड़कों की संख्या है, ठीक है, दिया हुआ था प्रश्न में ना कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। हमने लड़कियों की संख्या को यक्स माना हुआ है, तो यहाँ पे यदि आप बराबर करना चाहते हैं, यदि समीकरण आप बनाना चाहते हैं तो सिंपल इसमें से क्या करना पड़ेगा, 4 आपको कम करना पड़ेगा। क्यों कम करना पड़ेगा, क्योंकि आपको प्रश्न में ही दे दिया गया है ना कि लड़कियों की संख्या, जो लड़कियों की संख्या यक्स है ना, यहाँ पे लड़कों की संख्या से 4 अधिक था, तो हमें बराबर करने के लिए इसमें से क्या करना पड़ेगा, 4 कम करना पड़ेगा। एक तो एक तरीका से आप समीकरण को बराबर कर सकते हैं, दूसरा क्या तरीका हो सकता है, यहाँ पर आप लड़कों की संख्या में क्या कर दें, 4 जोड़ दें। क्यों जोड़ देंगे, क्योंकि आपको प्रश्न में पहले ही दे दिया गया है कि लड़कियों की संख्या 4 अधिक है, पहले से ही 4 अधिक है ना, तो यहाँ पर यदि आप बराबर करना चाहते हैं तो इसमें आपको 4 जोड़ना पड़ेगा ताकि समीकरण क्या हो जाए, बराबर हो जाए। यहाँ पर हमें समीकरण बनाना था और यहाँ पे प्रश्न में हम लोग को बोला था कि लड़कियों की संख्या जो भी लड़कों की संख्या है, यहाँ पे यह लड़कों की संख्या है, लड़कों की संख्या से यहाँ पे लड़कियों की संख्या 4 अधिक था, तो यहाँ पर हमने 4 कम करके यहाँ पे बराबर का चिन्ह लगा दिया, समीकरण बना लिया। या फिर दूसरा तरीका यह हो सकता है कि यहाँ पे जो लड़कों की, यहाँ पे लड़कियों की संख्या है या लड़कों की संख्या है, यहाँ पे चूंकि यहाँ पे लड़कियों की संख्या 4 अधिक था, पहले से ही अधिक है, तो हम लोगों ने क्या कर दिया, इसमें 4 जोड़ दिया। 4 जोड़कर क्या कर दिया, समीकरण को बैलेंस कर लिया। आप चाहें तो दोनों प्रकार से कर सकते हैं, जिस प्रकार से आपको अच्छा लगे। चलिए तो यहाँ पर सिंपल हम एक को नोट कर देते हैं, यहाँ पे यक्स बराबर यहाँ पे वाई प्लस 4, और इसे हम बना देते हैं समीकरण नंबर 2। अब 2 समीकरण बनाने के बाद यहाँ पे समीकरण 2 हमने बना दिया। अब क्या करेंगे, आपको अब सारणी बनाना है। सारणी हम लोग क्यों बना रहे हैं, 2 बिंदु इनसे बनाए है ना, चूंकि हम लोग को ग्राफ पेपर पर दर्शाना है, तो इसलिए हम कम से कम 2 बिंदु यहाँ से, 2 बिंदु यहाँ से, यहाँ पे 2 बिंदु बनाएंगे ताकि यहाँ पे कोई भी रेखा खींचना रहे तो कम से कम 2 बिंदु आप लेंगे, तब इस रेखा को मतलब इस समीकरण की रेखा आप खींच पाएंगे। फिर हम लोग इस समीकरण की रेखा खींच देंगे। यहाँ पर हम सारणी बना लेते हैं, इसके लिए हो जाएगा यहाँ पर हमने एक्स लिख दिया, यहाँ पर वाई लिख दिया। अब यहाँ पर स्वतंत्र रूप से आपको जो इच्छा करे एक मान लीजिए और दूसरे का वैल्यू आप ज्ञात कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर ये समीकरण इसके लिए हम ज्ञात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख भी देते हैं, यहाँ पे यक्स प्लस वाई बराबर 10 के लिए, ठीक है। यहाँ पे यदि यक्स के स्थान पर हम लोग सिंपल शून्य प्रतिस्थापित कर दें, यहाँ पे यक्स के स्थान पर, तब यहाँ पे यक्स के स्थान पर शून्य प्रतिस्थापित करेंगे तो वाई का वैल्यू आपको 10 प्राप्त होगा। एक बिंदु यहाँ पर मिल गया। दूसरा बिंदु हम लोग ज्ञात करना चाहते हैं, चलिए यहाँ पर फिर हम लोग चाहें तो इसको शून्य प्रतिस्थापित कर सकते हैं। इसको आप शून्य प्रतिस्थापित कर देंगे वाई को वैल्यू को, तब आपको यक्स का वैल्यू 10 प्राप्त होगा। 2 बिंदु हमने ज्ञात कर लिया। चलिए अब इसके लिए हम लोग ज्ञात कर लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं यक्स बराबर यहाँ पे वाई प्लस 4 है, ठीक है, के लिए। इसके लिए भी हम लोग सारणी बना लेते हैं।
यहाँ पे चलिए यक्स के स्थान पर यदि हम लोग सिंपल शून्य प्रतिस्थापित कर देंगे तो यह माइनस में आने लगेगा। चलिए कुछ हम लोग प्लस में ही रखते हैं। यहाँ पर यदि हम लोग 4 प्रतिस्थापित कर देना, 4, चलिए 4 प्रतिस्थापित कर देते हैं। यक्स के स्थान पर यदि धन 4 आप प्रतिस्थापित करेंगे, इसको आप हल भी करते रहिएगा कि यहाँ पे देखिए यक्स बराबर वाई प्लस 4 है, तो यदि यक्स के स्थान पर हम लोग 4 प्रतिस्थापित कर रहे हैं, फिर इसको हल करके वाई का मान ज्ञात कर लीजिए। यहाँ पे प्लस 4 है, बराबर को उधर पक्षांतर कर देंगे तो ऋण 4 हो जाएगा यहाँ पे। तब यहाँ पे 4 में से 4 कट कर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 आपको प्राप्त होने लगेगा। वाई का वैल्यू आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। चलिए यहाँ पर हम लोग वाई के स्थान पर 0 प्रतिस्थापित कर देते हैं। एक बार वाई के स्थान पर आप 0 प्रतिस्थापित कर देंगे तो एक्स का वैल्यू आपको 4 मिलेगा। इस प्रकार से सिंपल हमने दोनों समीकरणों से यहाँ पे दो बिंदुओं को प्राप्त कर लिया। अब हम लोग ग्राफ पेपर पर इसको खींचते हैं। इस प्रकार से ग्राफ पेपर पर आप क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं को खींच दीजिएगा। क्षैतिज हो जाएगा एक्स अक्ष और यहाँ पे ऊर्ध्वाधर हो जाएगा वाई अक्ष। और यही है जहाँ से आप किसी बिंदु की स्थिति को बताना स्टार्ट करते हैं, वही होता है मूल बिंदु 0 0। यहाँ से एक्स अक्ष दाहिने धनात्मक रहता है, बाएं ऋणात्मक, और यहीं से ऊपर वाई अक्ष धनात्मक रहता है और नीचे ऋणात्मक रहता है। चलिए हम लोग यहाँ पे बिंदुओं को बनाने स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो एक बिंदु है, और यहाँ पर प्रथम ही चतुर्थांश में आपको मिलेगा, क्योंकि जो लड़के और लड़कियों की संख्या है दोनों की संख्या आपको धनात्मक मिलेगा। जो भी हल आपको मिलेगा ना, प्रथम चतुर्थांश में ही मिलेगा। ये होता है प्रथम चतुर्थांश, या द्वितीय, या तृतीय, या चतुर्थ। चलिए इस बिंदु को हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। जो है 0 और 10 है ना, यही एक बिंदु है 0। यक्स अक्ष पे आपको कितना जाना है, 0। ये मतलब यक्स अक्ष पे कहीं नहीं जाना है, लेकिन वाई अक्ष पे कितना जाना है, धन 10 जाना है। ठीक है, यहाँ पे यक्स अक्ष पे मूल बिंदु से आपने चलना स्टार्ट किया। यक्स अक्ष पे आपको कहीं जाना नहीं है क्योंकि उसका मान 0 है। और यहाँ पर वाई अक्ष पे लेकिन कितना जाना है, 10। तो यहाँ पर जाएंगे 1 2, यहाँ पे धनात्मक है 10, आपको यही प्राप्त हुआ। यही जो बिंदु है इसका निर्देशांक क्या है, 0, 10 है। ठीक है, इस बिंदु के निर्देशांक यक्स अक्ष पर आप कहीं नहीं गए, लेकिन वाई अक्ष पर धन 10 आप चले हुए हैं। जो दूसरा बिंदु है वो 10 है, यक्स अक्ष पे 10 जाना है, और यहाँ पे वाई अक्ष पे 0। तो यहाँ पे यक्स अक्ष पर हम लोग को यहाँ पे 10 तक बनाना पड़ेगा। यहाँ पर भी हमने 10 तक बना दिया। ये हो गया यक्स डैश हम नामकरण कर दिया। चलिए यहाँ पर हमें मूल बिंदु पर जाना है 10, मूल बिंदु से यहाँ पे यक्स अक्ष पर जाना है 10, और यहाँ पे मूल बिंदु से यहीं से हम लोग 10 तो चले हैं, लेकिन वाई अक्ष का यहाँ पे निर्देशांक क्या है, 0 है। मतलब हम लोग को ना ही ऊपर जाना है ना ही नीचे जाना है। इसी बिंदु पर आपको मिला, इस बिंदु का निर्देशांक है यहाँ पे, जो कि एक्स अक्ष पर आप चले हुए हैं 10, और वाई अक्ष पे कहीं नहीं। इस बिंदु का निर्देशांक है 10 0। चलिए यहाँ पे इन दोनों बिंदुओं को आप मिला देंगे तो यह आपने रेखा खींच दिया, एक्स प्लस वाई बराबर 10 की आपने रेखा खींच दिया। इन दोनों बिंदुओं को मिला दीजिए, सिंपल मिला देते हैं। यहाँ पर इसके लिए हमने रेखा खींच दिया, यहाँ पर लिख भी देते हैं एक्स प्लस वाई बराबर 10 के लिए यह रेखा हो गया। इस समीकरण की रेखा हमने खींच दिया। चलिए इसके भी खींच देते हैं। यहाँ पर इस बिंदु की बात करें तो एक्स अक्ष पर आपको जाना है 4, लेकिन वाई अक्ष पे कहीं नहीं जाना है ना, क्योंकि यहाँ पे इसका निर्देशांक 0 है। यहाँ पे मूल बिंदु से चाहिए 4, 0 के लिए मूल बिंदु से 4 जाना है। 1 2 3 4, 4 तो आए मूल बिंदु से, लेकिन आपको वाई अक्ष पे कहीं नहीं जाना है क्योंकि उसका निर्देशांक आपको 0 दिया हुआ है। इसी बिंदु पर रहना है। तो यहाँ पर लिख देते हैं 4, 0। चलिए दूसरा है, यहाँ पर दोनों बिंदु सेम हो गया है, इसको हम लोग चेंज कर लेते हैं। चलिए एक्स के स्थान पर हम लोग सिंपल 6 प्रतिस्थापित कर देते हैं। यहाँ पर यदि 6 प्रतिस्थापित करेंगे तो यह प्लस 4 है, बराबर को उधर पक्षांतर कर देंगे तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, 6 में 4 घटा देंगे 2, इसका वैल्यू आपको 2 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 6 और 2 यह बिंदु हमने लिख दिया क्योंकि दोनों बिंदु सेम ही हो गया था। 6 2 एक्स अक्ष पर आपको कहाँ जाना है, मूल बिंदु से 6, यहाँ से गए आप 6 पे। ठीक है, 6 हो गया, एक्स अक्ष पर चली गई दूरी 6 इकाई यहाँ पर चल दी, और फिर वाई अक्ष पे कितना जाना है, धन 2 है ना। यहाँ पे 6 हो गया, और फिर वाई अक्ष पे धनात्मक दिशा में धन मतलब 2 जाना है, 2 इकाई, 1 इकाई इसके सीधे तक, फिर 2 इकाई। ठीक है, यहाँ तक यह आपको मिला, इसके सीधे तक एकदम रहेगा। यह आपको बिंदु मिला 6, 2। एक्स अक्ष पर चली गई दूरी भुज कहलाती है, वाई अक्ष पर चली गई दूरी कोटि कहलाती है। पहले इसके लिए हमने किस प्रकार से चले, मूल बिंदु से 6 इकाई, और फिर यहाँ पे एक्स अक्ष पर चले 6 इकाई, और फिर यहाँ पे वाई अक्ष पे 2 इकाई धनात्मक। तो यही बिंदु हमें प्राप्त हुआ। एक बिंदु हम लोग को यह मिला था 4, 0 और एक यह। तो चलिए सिंपल हम लोग क्या कर देते हैं, इन दोनों को मिला देते हैं। इन दोनों बिंदुओं को जब हम मिला देंगे ना,
आपको प्रतिच्छेदन बिंदु यही मिल रहा है, ठीक है। यही इस समीकरण, इन दोनों रैखिक समीकरणों का हल आपको प्राप्त हो रहा है। चलिए इसके लिए हम लोग लिख देते हैं यक्स बराबर वाई प्लस 4। इस समीकरण का हमने यहाँ पे रेखाएं खींचा हुआ है और यहीं पर यह प्रतिच्छेद कर रहा है, यहीं आपको समीकरण का हल प्राप्त होगा। इस बिंदु का नामकरण कर देते हैं, यहीं रैखिक समीकरणों का हल आपको प्राप्त हो रहा है, ठीक है। जो कि यहाँ से यहाँ तक रहेगा 7 या 7 इकाई आपको मिलेगा, ठीक है। परफेक्ट बनाएंगे तो कुछ आपको यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। आप ग्राफ पेपर पर बनाइएगा। यह होगा जो यह वाली दूरी रहेगी, यह आपको वाई अक्ष पर हम लोग किसको दिखा रहे हैं, लड़कों की संख्या। वाई अक्ष पे हम लोग लड़कों की संख्या को दर्शा रहे थे और एक्स अक्ष पर हमने माना हुआ है, वह है एक्स अक्ष पर माना हुआ है लड़कियों की संख्या, ठीक है। लिखना रहेगा तो आप लिख भी दीजिएगा। एक्स अक्ष पे हम लोग दर्शा क्या रहे थे, लड़कियों की संख्या को, और हम लोग वाई अक्ष पे क्या दर्शा रहे थे, लड़कों की संख्या। हमने यही माना था शुरुआत में। चलिए तो यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक की दूरी है जो एक्स अक्ष पर है वह 7 है, ठीक है। यह 7 हो गया और यह आपको मिलेगा, जो यह वाली दूरी थी यह आपको 7 इकाई मिला एक्स अक्ष पर, और जो वाई अक्ष पर है ये चली गई दूरी, यह वाली जो दूरी है वह 3 इकाई आपको मिला। यही बिंदु है समीकरण का हल। यहाँ पे जो एक्स है लड़कियों की संख्या 7 है और यहाँ पे जो वाई दर्शा रहा है यह है यहाँ पे लड़कों की संख्या। यहाँ पे लड़कियों की संख्या 7 है और लड़कों की संख्या 3 है। लिख देते हैं नीचे, यहाँ दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेदन बिंदु 7,3 है, अतः यह है लड़कियों की संख्या था। लड़कियों की संख्या 7 तथा लड़कों की संख्या 3 है। और जो भी दो आपको रैखिक समीकरण यहाँ पे दे दिए गए थे ना प्रश्नानुसार, जो भी कंडीशन था इसको यह फॉलो भी करेगा। यहाँ पे जोड़ेंगे ना तो यहाँ पे लड़कों और लड़कियों की संख्या का योगफल भी आपको 10 मिलेगा, जो कि आपको प्रश्न दिया था। 7 और 3 जोड़ेंगे तो 10 आपको प्राप्त होगा। और ये भी प्राप्त होगा कि यहाँ पे जो लड़कियों की संख्या है, लड़कों की संख्या से 3 मतलब 4 अधिक था ना। यहाँ पे जो लड़कियों की संख्या है ये लड़कों की संख्या से देख रहे हैं ना 4 अधिक है, यही आपको प्रश्न भी दिया था। तो इस प्रकार से यहाँ पर फर्स्ट वाला प्रश्न हल हो गया। सेकेंड प्रश्न दे दिया गया है, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य यहाँ पे 46 रुपया है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। चलिए यही हम लोग मान लेते हैं, इसको यक्स मान लेते हैं और इसको हम लोग सिंपल वाई मान लेते हैं। लिखते हैं, माना एक पेंसिल का मूल्य 1 रुपया तथा एक कलम का मूल्य रहेगा यहाँ पे वाई रुपया है। प्रश्नानुसार दो समीकरण बनाते हैं। प्रश्नानुसार आपको दे दिया गया था ना 5 पेंसिल, ठीक है। 5 पेंसिल और 7 कलमों का कुल मूल्य आपको दे दिया गया 50 रुपया। तो इसके लिए आप क्या कर देंगे, यहाँ पे एक पेंसिल का मूल्य यहाँ पर इतना रुपया है 100 रुपया, तो यहाँ पे 5 पेंसिल का मूल्य क्या हो जाएगा, 5 गुना कर देंगे। और यहाँ पर एक कलम का मूल्य हमने वाई रुपया माना है, तो यहाँ पे 7 कलम का पूछा हुआ है, इनका योगफल करना है हमें, तो यहाँ पे यह 7 यक्स हो जाएगा, ठीक है। और फिर इनका योगफल आपको 50 मिलेगा। देख लीजिए यहाँ पर हम लोग कर देते हैं 5 यक्स प्लस 7 वाई, यहाँ पे इनका योगफल 50। ये हो गया समीकरण नंबर आपका 1। यहाँ पे एक, चूँकि हम लोगों ने एक पेंसिल का मूल्य माना हुआ है 100 रुपया और एक कलम का मूल्य हमने माना है वाई रुपया, और यहाँ पर 7 कलम थी और यहाँ पे पेंसिलों की संख्या 5 थी, इनका योगफल कर देंगे तो 50 रुपया के बराबर है, ठीक है। ये हो गया। और यहाँ पर ये तो पहला समीकरण मिला। दूसरा समीकरण मिलेगा, यहाँ पे 7 पेंसिल अब कर दिया गया है, यहाँ पे लिख देते हैं 7 यक्स हो गया और प्लस यहाँ पे 5, यहाँ पे कलम था तो 5 वाई हो जाएगा।
बराबर यहाँ पे 46, समीकरण नंबर 2। अब हम लोग सारणी बना लेते हैं, 2 बिंदु यहाँ से 2 बिंदु यहाँ से, तभी हम लोग इन समीकरणों का रेखा खींच पाएंगे। यहाँ पे सारणी बना देते हैं। इसके लिए 5x + 7y बराबर 50 के लिए कम से कम 2 बिंदु एक्स वाई हमने मान लिया। चलिए यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं y के स्थान पर 0। यदि हम लोग सिंपल y के स्थान पर 0 मान लेना तो यह पद पूरा समाप्त हो जाएगा। y के स्थान पर हमने 0 माना, यह पद पूरा समाप्त हो गया। इसी प्रकार से गुणा भाग करके आप 2 बिंदु ज्ञात कीजिएगा। यहाँ पे y के स्थान पर हमने सिंपल 0 माना, यह पद समाप्त हो गया, 5 गुणे में रहेगा, बराबर उधर जाएगा, भागा में चला जाएगा। तो यहाँ पर 5 धामे 50, यहाँ पर x का वैल्यू आपको 10 प्राप्त होने लगेगा। ठीक है, ये हो गया, एक बिंदु हमने ज्ञात कर लिया। दूसरे बिंदु के लिए यहाँ पर y के स्थान पर हम लोग 5 मान लेते हैं। फिर क्या हो जाएगा, इसको हल करते हैं। यहाँ पे 5x तो रहेगा ही, प्लस y के स्थान पर हमने माना हुआ है 5, 5 7 35 हो जाएगा, और बराबर को उधर है 50। यहाँ पे 5x बराबर, ये प्लस में बराबर को उधर चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 50 में से जब आप 35 घटा देंगे तो आपको 15 बचेगा। तो ये x का वैल्यू आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे हर गुणे में 3 है, बराबर को उधर जाएगा तो हर में चला जाएगा, 3 मिलेगा आपको x का वैल्यू। तो यहाँ पे 3 मिला। चलिए 2 बिंदु हमने कम से कम ज्ञात कर दिए, और हम लोग इसके लिए भी ज्ञात कर लेते हैं। 7x + 5y बराबर यहाँ पे 46 के लिए, इसके लिए भी सारणी बना देते हैं, 2 बिंदु ज्ञात करते हैं। यहाँ पर सिंपल एक बार x के स्थान पर यहाँ पे आपको 3 प्रतिस्थापित करना है। 3 प्रतिस्थापित करके हल करेंगे ना, तो यहाँ पे 3 7 21 हो जाएगा, बराबर को उधर पक्षांतर कर देंगे तो 5y बराबर आपको मिलेगा 46 ऋण 3 7 21। फिर 5y बराबर आपको मिलेगा, यहाँ से 21 घटा देंगे तो आपको 25 मिलेगा। y का वैल्यू आपको 5 5 25 मिल जाएगा। यहाँ पे गुणे में हर में चला जाएगा, 25 में 5 से भाग देंगे, 5 5 25। y का वैल्यू सिंपल आपको 5 प्राप्त होगा। और एक बार आपको ना x के स्थान पर आपको ऋण 2 प्रतिस्थापित करना होगा। यदि यहाँ पे x के स्थान पर आप ऋण 2 प्रतिस्थापित करेंगे ना, x नहीं, यहाँ पे y के स्थान पर प्रतिस्थापित करेंगे, यहाँ पे y के स्थान पर ऋण 2। इसको हम लोग हल करके देखते हैं कितना मिलेगा। y के स्थान पर यहाँ पे 7x, यहाँ पे y के स्थान पर ऋण 2 प्रतिस्थापित करेंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा, ऋण 10 मिलेगा, बराबर को उधर है यहाँ पे 46। यहाँ पे 7x बराबर, यहाँ पे ऋण 10 बराबर को उधर पक्षांतर कर देंगे, धन 10 हो जाएगा, इसमें जोड़ देंगे तो 56 हो जाएगा। यहाँ पे 7 गुणा में बराबर को उधर पक्षांतर करेंगे, हर में हो जाएगा, 7 8 56। तो यहाँ पे फिर x का वैल्यू आपको 8 प्राप्त होगा। ठीक है, यहाँ पर 8 मिलेगा। ठीक है, x का वैल्यू +8, और यहाँ पे y का वैल्यू हमने प्रतिस्थापित किया ऋण 2। तो यहाँ पर भी 2 बिंदु हमने प्राप्त कर लिया। चलिए इसको हम लोग ग्राफ पेपर पर बनाते हैं। ठीक है, 2 बिंदु यहाँ पर इस समीकरण के लिए 2 बिंदु हमने बना दिया, और इस समीकरण के लिए 2 बिंदु, तब हम लोग इसका रेखा खींच पाएंगे, इस समीकरण का भी रेखा खींच देंगे और इस समीकरण का भी। चलिए यहाँ पर हम लोग खींच देते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, x अक्ष पे आपको अधिकतम 10 तक दिखाना है, और y अक्ष पर अधिकतम आपको यहाँ पे 5 तक दिखाना है। सिंपल हम लोग 10 तक बनाते हैं, प्रथम चतुर्थांश में आपको हल मिलेगा। चलिए यहाँ पे इस प्रकार से हमने सिंपल x, यहाँ पे y अक्ष है, और यहाँ पे क्षैतिज हो जाएगा x अक्ष। खींच लीजिए इस प्रकार से और सिंपल नामकरण कर दीजिए। यहाँ पर आपको मूल बिंदु 0 0 मिलेगा। ठीक है, मूल बिंदु 0 0, यहाँ से दाहिने साइड x अक्ष धनात्मक होता है, यह 1 हो गया, 1 इकाई, यहाँ पे 2 इकाई, यहाँ पर 3 4, इस प्रकार से हम नामकरण कर लेते हैं। यह हो गया x अक्ष, x डैश, और यहाँ पे यह y और y डैश। चलिए, जो हमें 2 बिंदु मिले हुए हैं ना, यहाँ पे पहले समीकरण का बिंदु है 10, और यहाँ पे यह बिंदु है इस प्रकार से 10 10 और 0 है। ठीक है, पहले x अक्ष पर हमें कितना जाना है, 10 इकाई। तो यहाँ पर x अक्ष पे 10, मूल बिंदु से यहाँ पर आप जाएंगे 10, और यहाँ पे y अक्ष पे कहाँ जाना है, 0, कहीं नहीं जाना है। तो यही हो गया एक बिंदु, तो आपको यह मिला। ठीक है, इस बिंदु का चलिए नामकरण कर देते हैं 10, 0। ठीक है, ये हो गया। और एक आपको बनाना है 3 5, x अक्ष पर आपको जाना है 3 इकाई, और फिर y अक्ष पर धनात्मक कितना जाना है, 5 इकाई। यहाँ से 3 इकाई, फिर y अक्ष पे जाइए 5 इकाई की सीधे तक, 1 2 3 4 5 इकाई, यह आपको बिंदु मिला। इस बिंदु का नामकरण कर देते हैं 3 5 है, ये हो गया। अब चलिए इसका हम लोग रेखा खींच लें। इसका हमने रेखा खींच दिया।
आगे आवश्यकता पड़ेगी तो हम लोग बढ़ा भी देंगे। यहाँ पे लिख देते हैं, यह है 5x + 7y = 50 का। और इसके लिए खींच लेते हैं 3, 5। यहाँ पे यह बिंदु जो है, यही समीकरण दोनों रैखिक समीकरणों का हल है, 3 और 5, क्योंकि ये दोनों में प्राप्त हो रहा था 3, 5 है ना। देखिए 3, 5 बिंदु यहाँ पर हमने पहले से बनाया हुआ है। यहाँ से मूल बिंदु चलेंगे 3 और यहाँ पे YH पे 5 इकाई, तो यहीं पर पहुँचेंगे 3, 5। और एक है आपका x अक्ष पे कितना जाना है, धन 8। x अक्ष पे गए धन 8 यहाँ पर, और YH पे ऋण 2, तो ऋण 2 के लिए यहाँ पे नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, इसको देख लीजिए, x अक्ष पर मूल बिंदु से आए धन 8, ठीक है, ये धन 8 है। और यहाँ पे ये बिंदु कुछ इस प्रकार से आपका था 8 ऋण 2। मूल बिंदु से x अक्ष पे आए धन 8 और फिर यहाँ पे YH पे ऋण 2। यहाँ पे धन 8 दाहिनी दिशा में, और फिर यहाँ पे YH ऊपर धनात्मक रहता है ना, x अक्ष के ऊपर YH धनात्मक रहता है, नीचे ऋणात्मक रहता है, तो हमें नीचे जाना था क्योंकि यहाँ पर वैल्यू ऋणात्मक था। तो यहीं पर आपको मिला 8, ऋण 2, 8, ऋण 2, ये बिंदु आपको यहाँ पर मिला। चलिए इन दोनों बिंदुओं को मिला देते हैं। ये इस प्रकार से हमने खींच दिया। इस रेखा का समीकरण की बात करें तो यहाँ पे इसका समीकरण ये है, 7x और प्लस 5y = 46 का है। इस प्रकार से हमने रैखिक समीकरण युग्मों का हमने यहाँ पर ग्राफ पेपर पर ग्राफ खींच दिया। ठीक है, रेखाएं इनकी खींच दी। और जो x अक्ष दर्शा रहा है ना, ये हम लोग माने थे पेंसिल का मूल्य। यहाँ पे जो x अक्ष पर हम लोग दर्शा रहे हैं, ये हमने माना था पेंसिल का मूल्य माना था। ठीक है, ये हो गया। और y अक्ष पर हम लोग क्या माने थे, यह था कलम का मूल्य, कलम का मूल्य हम लोगों ने माना था। चलिए हो गया। और जो ये आपको हल मिल रहा है ना, यहाँ पे चूंकि यहाँ पे दोनों रेखाओं में यही बिंदु हुए है, यहाँ पर केवल एक हल मिल रहा है, दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, केवल एक हल मिल रहा है। तो यहाँ पे जो x है, यहीं पर जो आपको बिंदु हल मिल रहा है ना, यह 3, 5 मिल रहा है। तो जो 3 है, यह है क्या, x अक्ष पर चली गई दूरी, और x अक्ष पर आप दर्शा क्या रहे हैं, पेंसिल का मूल्य है ना। पेंसिल का मूल्य हम लोगों ने माना था, x का मान देख लीजिए, यहाँ पर हम लोगों ने पेंसिल का मूल्य माना था। तो यहाँ पे 3 रुपये आपको प्राप्त होगा, एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपया। और y अक्ष पर जो चली गई दूरी है, यहाँ पे x अक्ष पर ये वाली दूरी चलते हैं, यहाँ पे y अक्ष से जो ये वाली दूरी आप चलें, यहाँ पे यह वाली दूरी बनी पेंसिल का मूल्य, और यहाँ पे यह वाली जो दूरी y अक्ष पर जो चल रहे हैं, ठीक है, ये हो गया कलम का मूल्य। 3, 5 मिल रहा है, यही हल है। ग्राफ बनाने के बाद आगे नोट कर देंगे, यहाँ हमने ग्राफ बनाकर दिखाया है, इसके बाद सारणी बनाने के बाद नीचे ग्राफ रहेगा, ग्राफ के बाद फिर ये लाइन। यहाँ पे यहाँ लिख देते हैं, दोनों रेखाएं बिंदु, यहाँ पे था 3, 5 था, है ना, 3, 5 पर प्रतिच्छेद करती हैं, अतः एक पेंसिल का मूल्य जो यह था 3 रुपया तथा एक कलम का मूल्य 5 रुपया है। ठीक है, इस प्रकार सेकेंड प्रश्न भी हल हो गया। प्रश्न नंबर 2 दे दिया गया है, अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा संपाती हैं। यहाँ पे केवल आपको यहाँ पे तुलना करके ही बताना है ना, तो यहाँ पे प्रतिच्छेद के लिए बताना है और समांतर और संपाती के लिए। और यही आपको कुल 3 प्रश्न दिया हुआ है ना। चलिए यहाँ पर बारी बारी सबको हम लोग हल करते हैं। यही 2 रैखिक समीकरण आपको दिया हुआ है, 5x ऋण 4y + 8 = 0। एक दे दिया गया है 7x + 6y और ऋण 9 = 0। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2, और इसकी तुलना कर देते हैं। 2 चर वाले रैखिक समीकरणों के व्यापक रूप से हम लोग तुलना करते हैं। लिख देते हैं समीकरण 1 को यहाँ पे a1x + b1y + c1 = 0 से, तथा समीकरण 2 को यहाँ पे a2x + b2y, b2 रहेगा y, और + c2
बराबर 0 से तुलना करने पर हम लोग तुलना कर देते हैं। समीकरण 1 को इससे तुलना कर देते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से, और यहाँ पे समीकरण 2 को a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करते हैं। यहाँ पे तुलना कर देंगे ना, तो यहाँ पे a1 का वैल्यू आपको प्राप्त होगा 5, यह मिला। और यहाँ पे b1 का वैल्यू हमेशा यहाँ पे चिन्हों के साथ आप लेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप रहता है ना, इस सब धनात्मक पद रहता है, तो यहाँ पे चिन्हों के साथ लेंगे। तो यहाँ पे b1 का वैल्यू आपको मिलेगा, यहाँ पे -4 मिला, चलिए ये हो गया। और यहाँ पे c1 की बात करें तो -8 होगा, ये हो गया। और यहाँ पे a2 का भी तुलना कर देते हैं, a2 का वैल्यू आपको मिलेगा 7, और यहाँ पे b2 का वैल्यू यहाँ पे आपको मिलेगा 6, और यहाँ पे c2 का वैल्यू यही है -9, चिन्हों के साथ मिलेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ना कि जो a1 बटा a2 है यहाँ पर 5/7 है, और यहाँ पे b1 बटा जो b2 है ये -4/6 है। यहाँ पर यही बराबर नहीं है, a1 बटा a2 यही बराबर नहीं है, और b1 बटा b2 ये बराबर नहीं है। ठीक है, हमने इसी प्रकार से बता दिया। आप चाहें तो इस प्रकार से भी कर सकते हैं। देखिए हम वैल्यू रख के एक बार दिखा देते हैं आपको। 5/7 है, और यह यहाँ पे ऋण 4/6, इसको एक बार हल कर दीजिए। यहाँ पे 5/7 है, और यहाँ पर अंश और हर विभाजित है, लेकिन ये एक दूसरे के बराबर नहीं है, एक धनात्मक राशि एक ऋणात्मक राशि, ऋण 2/3 आप चाहें तो कर सकते हैं ना। तो यहाँ पर हमने देखा a1 बटा a2 और b1 बटा b2 यही बराबर नहीं है। इसका मतलब ये हो गया ना कि दोनों रेखाएं क्या हैं, प्रतिच्छेदी हैं। जब आप दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्मों के गुणांकों की आप तुलना करते हैं ना, a1 बटा a2 और b1 बटा b2 बराबर नहीं आता है। जब बराबर नहीं मिलता, इसका मतलब ये रहता है कि रेखाएं क्या हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। केवल यहाँ पर एक हल मिलेगा। यहाँ पर यही कारण दे देते हैं, चूंकि a1 बटा a2 और b1 बटा b2 बराबर नहीं है, अतः या इसलिए रेखाएं रहेगा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, हमें सिंपल इसी प्रकार से बताना है। यदि यहाँ पर a1 बटा a2 यही अनुपात आपको बराबर नहीं मिला, हमें पता है कि ये दोनों यदि बराबर नहीं मिलता है तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। यदि तीनों अनुपात आपको बराबर मिलता है, a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2, तीनों अनुपात बराबर मिलता है, तब दोनों रेखाएं क्या रहती हैं, समपाती रहती हैं। दोनों रेखाएं एक ही रेखा पर रहती हैं। इस प्रकार से आपको अनेक हल मिलते हैं। चलिए हो गया। और तीसरा में क्या रहता है कि ये दोनों बराबर रहता है और ये बराबर नहीं रहता है, ये दोनों बराबर रहता है और ये बराबर नहीं रहता है, तब क्या होता है कि दोनों रेखाएं समांतर रहती हैं, कोई हल नहीं मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट वाला प्रश्न हल हो गया। सेकंड प्रश्न में यही आपको दो समीकरण दिए हुए हैं, 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0, और दूसरा दिया हुआ है 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0। समीकरण 1 और 2 हमने मान लिया, लिख दिया यहाँ पे समीकरण 1 को a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से, तथा समीकरण 2 को a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर हम लोग तुलना कर देते हैं। समीकरण 1 को तुलना कर देंगे तो यहाँ पे a1 का वैल्यू आपको 9 प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पे b1 का वैल्यू 3 प्राप्त हो जाएगा, और यहाँ पे c1 का वैल्यू आपको 12 मिल गया। चलिए हो गया। और इसकी हम लोग तुलना कर देते हैं समीकरण नंबर 2 की इससे, तो a2 का वैल्यू आपको मिल जाएगा 18, और यहाँ पे b2 का वैल्यू 6, c2 का वैल्यू आपको मिलेगा, यह अचर पद जो है 24। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ना कि यदि अनुपातों की बात करें ना, a1 बटा a2 लेंगे तो 9 दूना 18, 3 दूना 6, 12 दूना 24, सब दो गुना है ना। इसका मतलब ये है कि सभी अनुपात यहाँ पे बराबर है। a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 बराबर है यहाँ पे c1 बटा c2। एक बार हम करके चलिए यहाँ पे दिखा देते हैं आपको। यहाँ पे a1 बटा a2 रखेंगे तो यहाँ पे 9 बटा 18 आपको मिलेगा, b1 बटा b2 3 बटा 6 मिलेगा, और 12 बटा यहाँ पे 24 मिलेगा। यहाँ पे सब एक दूसरे का दो गुना है, 9 दूना 18, 9 एकम 9, 9 दूना 18, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 12 एकम 12, 12 दूना यहाँ पे 24 है, 24। ठीक है, तो सब देख रहे हैं अनुपात आपको बराबर ही प्राप्त हो रहा है।
लिख देते हैं। चूँकि यहाँ पर A1/A2 B1/B2 और C1/C2 यहाँ पे तीनों अनुपात चूँकि बराबर है, इसका मतलब ये हो गया कि दोनों रेखाएं समपाती रेखाएं, दोनों रेखाएं एक ही रेखा पर हैं। जब ग्राफ पेपर बनाएंगे तो यहाँ पे दोनों रेखाएं एक ही रेखा पर आपको प्राप्त होगी। लिख देते हैं, इसलिए दोनों रेखाएं, यहाँ पे तीनों अनुपात जब बराबर मिलेगा तब दोनों रेखाएं समपाती हो जाएंगे। लिख देते हैं, इसलिए दोनों रेखाएं समपाती हैं। थर्ड वाले प्रश्न में आपको यही दो समीकरण दे दिए गए हैं। 6x ऋण 3y प्लस 10 बराबर 0 और दूसरा दिया हुआ है 2x ऋण y प्लस 9 बराबर 0। यहाँ पर हमने लिख दिया समीकरण 1 को यहाँ पे इससे तुलना कर लेते हैं, समीकरण 2 को इससे। ठीक है, व्यापक रूपों से हम लोग तुलना कर लेते हैं। यहाँ पर A1 का वैल्यू आपको मिल जाएगा 6, B1 का वैल्यू ऋण 3, C1 का वैल्यू प्लस 10। यहाँ पे A2 का वैल्यू दूसरे समीकरण की तुलना करेंगे, A2 का वैल्यू 2 और यहाँ पर ये हो जाएगा B2 का वैल्यू, ये आपको ऋण 1 प्राप्त होगा। और यहाँ पे यह है C2 का वैल्यू यहाँ पर है 9। और यहाँ पे तुलना की बात करेंगे तो यहाँ पे यह दोनों तो बराबर होगा, लेकिन यह बराबर नहीं होगा यहाँ पे, है ना, क्योंकि यहाँ पर देखिए जब यहाँ पे तुलना आप करेंगे ना, यहाँ पर एक बार हम लिख देते हैं पहले A1/A2 और B1/B2, यह दोनों तो आपस में बराबर है, परंतु यह C1/C2 ये बराबर नहीं है। एक बार हम आपको यहाँ पे करके दिखा देते हैं। 6/2 हमने लिख दिया, यहाँ पे ऋण 3/1 मतलब ऋण 3/1 बराबर 10/9 लिख दिया। चलिए यहाँ पे हो जाएगा, अंश और 2 से विभाजित है, विभाजित कर देंगे तो 2 तिहाई 6, 2 1 कम 2, अंश और में ऋण है, ऋण का ऋण में गुणा होकर धनात्मक हो जाएगा, यह 3/1 मिला। और यहाँ पे चूँकि ये विभाजित ही नहीं है 10/9 ही रहेगा। तो देख रहे हैं ना कि यह दोनों बराबर है, परंतु यह वाला यहाँ पे यह वाला अनुपात बराबर नहीं था, है ना, यह अनुपात नहीं बराबर है। ये होता है समांतर के लिए, मतलब ये हो गया कि दोनों रेखाओं को यदि ग्राफ पेपर बनाएंगे तो समांतर रहेंगी, एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगे, कोई हल यहाँ पे नहीं प्राप्त होगा। लिख देते हैं, चूँकि A1/A2 B1/B2 बराबर है, परंतु यहाँ पे C1/C2 यह अनुपात बराबर नहीं है, इसलिए यहाँ पे लिखते हैं दोनों रेखाएं समांतर हैं। यहाँ पे प्रश्न नंबर 3 दे दिए गए, अनुपातों A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत। इसी प्रकार से हम लोग को कुल 5 प्रश्नों का हल करना है। यहाँ पे A1/A2 और B1/B2, यहाँ पे C1/C2, ये अनुपात का पहले हम लोग तुलना करेंगे और हमें इनका तुलना करके ही बता देना है कि यहाँ पे रैखिक समीकरणों का युग्म संगत है या असंगत। संगत असंगत का क्या मतलब हुआ, मतलब यदि कोई हल आपको मिल रहा है तो वो होता है संगत, और यदि कोई हल नहीं मिलता है, जब दोनों समीकरणों से कोई हल नहीं प्राप्त होगा तो वो हो जाएगा असंगत, मतलब दोनों रेखाएं मिली ही नहीं। यदि रेखाओं की हिसाब से बात करेंगे, दोनों रेखाएं नहीं मिली तो कब मिलती नहीं, कब है, जब समांतर रहती हैं रेखाएं, तब जो समांतर रहेगा वो असंगत में आएगा, बाकी केवल एक भी हल मिलेगा तो संगत में आएगा, और जब अनेक हल मिलेगा तभी भी दोनों, जो 2 कंडीशन है, 3 कंडीशन होता है कुल, यहाँ पे या तो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर देंगी तो वो होगा संगत, केवल एक हल मिलेगा ना, और यहाँ पे या तो संपाती हो जाएंगी दोनों रेखाएं, और परिमित रूप से अनेक हल मिलेगा तो हो जाएगा संगत में, और संगत में केवल समांतर रहेगा। जब दोनों रेखाएं समांतर रहेंगी, कोई हल नहीं मिला, मतलब असंगत। ठीक है, क्लियर है। अब हम लोग यहाँ पे जो 2 रैखिक समीकरण दे देंगे फर्स्ट प्रश्न के लिए, इसको हम लोग नोट करते हैं। यहाँ पर दोनों समीकरण को हमने नोट कर दिया हुआ था। पहला समीकरण 3x + 2y = 5, यहाँ पे 2x ऋण 3y = 7 दे दिया गया है। तो हमें चूँकि तुलना करना है A1x + B1y + C1 = 0 से तुलना करना है ना, तो हम लोग इसी को क्या लिख सकते हैं, या फिर इसी को करके यहाँ पे लिख देते हैं पहले समीकरण को 3x + 2y, और जो +5 है बराबर उधर है, बराबर की इधर इसको भेजते हैं, तभी हम लोग C1 का तुलना कर पाएंगे, है ना। यहाँ पे एक साइड हम लोग 0 करते हैं, यहाँ +5 है बराबर को उधर पक्षांतर कर देंगे, ऋण 5 हो गया, बराबर को इधर 0। अब इसको हम लोग मानेंगे सिंपल समीकरण नंबर 1, और इसको भी लिख सकते हैं, या यहाँ पे 2x ऋण 3y +7 है बराबर को उधर पक्षांतर कर दीजिए, ऋण 7 हो जाएगा और बराबर को उधर 0 हो गया। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2, और सिंपल बस उसी प्रकार से आपको लिख देना है ना, कि समीकरण
एक को यहाँ पे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तथा समीकरण 2 को यहाँ पे लिखते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर तुलना कर लेते हैं। यहाँ पे a1 का वैल्यू आपको मिलेगा 3, b1 का वैल्यू क्या है 2 है, c1 का वैल्यू -5 है और यहाँ पे a2 का वैल्यू क्या है, हम लोग इसी से तुलना करेंगे है ना, क्योंकि हम पक्षांतर किए हुए हैं। a2 का वैल्यू है 2 जो x का गुणांक है, और जो यहाँ पे है b2 जो y का गुणांक है वह है -3, और जो यहाँ पे है c2 अचर पद है, यह क्या है यहाँ पे -7। तुलना कर लीजिए, 3/2 है, ये 2 यहाँ पे -3 है। यहाँ पे पहले ही बराबर नहीं मिल रहा है, देखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं। यहाँ पर लिख देते हैं a1/a2 और b1/b2, b2 रहेगा। यहाँ पर बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या है, ये रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही है। यहाँ पर हल मिल रहा है ना, हल मिलेगा कि नहीं, एक हल मिलेगा। यहाँ पे एक दूसरे को जब रेखाएं यहाँ पर a1/a2 और b1/b2, देखिए यहाँ पर हम हल करके भी आपको दिखा देते हैं। ये 3/2 है a1/a2 और यहाँ पर यह है 2/3 है। यहाँ पे व्युत्क्रम है संख्या और साथ साथ ऋणात्मक है ना, तो बराबर नहीं होगा, एक धनात्मक संख्या एक ऋणात्मक संख्या, चूँकि यहाँ पर बराबर नहीं है। यहाँ पे दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, और प्रतिच्छेद कर रही हैं तो केवल एक हल मिलेगा, और जब हल मिलता है तो दोनों रेखाएं क्या होंगी, संगत होगा। लिख देते हैं, चूँकि a1/a2 और b1/b2 यहाँ पे रेखाएं प्रतिच्छेद करिए, केवल एक आपको हल प्राप्त होगा। चूँकि यहाँ पर हल प्राप्त हो रहा है इसलिए दोनों रेखाएं समांतर हैं, नहीं समांतर नहीं, संगत हमें लिखना है। यहाँ पे लिख देते हैं, इसलिए रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं। हमने बताया संगत का क्या कारण है, यहाँ पर चूंकि आपको केवल एक हल प्राप्त होगा। यहाँ पर लिखना रहेगा तो आप चाहें तो लिख भी सकते हैं, चलिए यहाँ पर लिख भी देते हैं। क्या लिखना है आपको, यहाँ पे लिख देते हैं, रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं, केवल एक हल प्राप्त होगा। ठीक है, जब एक हल प्राप्त होगा तो रैखिक समीकरणों का युग्म क्या है, यहाँ पर संगत होगा। सेकंड प्रश्न आपको दे दिया गया था, यही समीकरण दिया हुआ था, सिंपल हमने यहाँ पर बस पंचांतर कर लिया। यहाँ पे +8 को बराबर के इधर कर दिया और समीकरण 1 मान लिया। यहाँ पे +9 बराबर को उधर था, बराबर के इधर हमने पंचांतर कर दिया, ऋण 9 हो गया और समीकरण 2 मान लिया। और इस प्रकार से हमने तुलना करने के लिए सिंपल लिख दिया। सिंपल हम लोग तुलना कर लेते हैं, लिख देते हैं a1 का वैल्यू आपको यही मिलेगा। यहाँ पे इसका समीकरण का हम लोग a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करते हैं। a1 का वैल्यू आपको 2 मिलेगा। सभी प्रश्न में आपको इतना तो लिखना ही पड़ेगा, है ना। यहाँ पे a1 का वैल्यू 2 लिखते हैं, b1 का वैल्यू -3 और c1 का वैल्यू आपको मिला -8। इसी प्रकार a2 का वैल्यू, समीकरण 2 को तुलना कीजिए, a2 का वैल्यू 4 और यहाँ पे b2 का वैल्यू -6 और यहाँ पे c2 का वैल्यू -9 है। यहाँ पर देख लीजिए, ये तो बराबर ही होगा यहाँ पे, क्योंकि यहीं बराबर नहीं है आपको प्राप्त हो रहा है ना। यहाँ पर आपको हम हल करके भी दिखा देते हैं। यहाँ पे ये 2/4 है, a1/a2, b1/b2 -3/6 है और c1/c2 -8/9 है। चलिए इसको और हल कर दीजिए। 2 एकम 2, 2 दूना 4, ऋण में ऋण का गुणा होकर धनात्मक हो जाएगा और 3 दूना 6, 3 एकम 3, 3 दूना 6 होगा। ऋण में ऋण का गुणा होकर धनात्मक हो जाएगा, लेकिन 8/9 ही रहेगा। तो यह दोनों तो बराबर है, a1/a2 b1/b2, लेकिन यहीं बराबर नहीं है ना, ये बराबर नहीं है। लिख देते हैं a1/a2 बराबर है b1/b2, ये अनुपात बराबर है, लेकिन यही c1/c2 का अनुपात बराबर नहीं है।
जब ये अनुपात बराबर नहीं रहता है तो इसका मतलब क्या होता है कि दोनों रेखाएं समांतर हैं। जब समांतर रहती हैं तभी यहाँ पर C1/C2 का अनुपात बराबर नहीं रहता है। समांतर रहती है तो कोई हल नहीं, यहाँ पे लिख देते हैं रेखाएं समांतर हैं, कोई हल नहीं। ठीक है, जब कोई हल नहीं मिलेगा अतः लिख देते हैं दोनों रेखाएं इस प्रकार से लिखते हैं जैसे प्रश्न दिया हुआ है, लिख देते हैं अतः रैखिक समीकरणों के युग्म, अतः रैखिक समीकरणों के युग्म, यहाँ पे संगत असंगत पूछा था, जब यहाँ पर कोई हल नहीं तो यहाँ पर रैखिक समीकरणों का युग्म क्या है, असंगत है, असंगत है। ठीक है, यहाँ पर होगा असंगत। थर्ड वाले प्रश्न में कुछ इस प्रकार से आपको समीकरण दे दिया गया है और यहाँ पे देख रहे हैं ना कि हर में यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 7 है, इसको भी हम लोग को बराबर की तरह पक्षांतर करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या कर देते हैं, सिंपल 6 से हम लोग गुणा कर देते हैं, जो यहाँ पे 2 और 3 का लसा हो जाएगा 6 से यहाँ पर गुणा कर देते हैं, है ना, दोनों पक्षों में गुणा करके, और यहाँ पे इसको साथ ही साथ पक्षांतर भी कर लेते हैं इसको। और हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 6 से गुणा कर देंगे इसमें ना, तो यहाँ पे 2 तिहाई 6, ठीक, 3 बार में विभाजित हो जाएगा 6, 3 तिहाई 9, यहाँ पे लिख देते हैं 9x हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने 6 से गुणा किया हुआ है ना। यहाँ पर भी 6 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे 3 दूना 6, 2 हो जाएगा और 2 5 10, यहाँ पे प्लस हो जाएगा 10y। और चूँकि दोनों पक्षों में गुणा कर देंगे बराबर करने के लिए कि यहाँ पे दोनों पक्ष बराबर भी रहे, तो 6 से इधर भी गुणा कर देंगे दाहिने पक्ष में भी, 6 7 42 हो जाएगा और 42 को बराबर किधर पक्षांतर कर देंगे तो ऋण 42 हो गया, बराबर किधर बचा 0। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1। और यहाँ पर तो केवल सिंपल आपको यहाँ पे पक्षांतर कर देना है, 9x ऋण 10y और ऋण यहाँ पे 14 बराबर 0। ये हो गया समीकरण नंबर 2। चलिए यहाँ पर हमने लिख दिया, यहाँ पे तुलना कर लेना है सिंपल हम लोग को। तो यहाँ पे a1 का वैल्यू आपको मिलेगा 9, यहाँ पर 9 मिला। b1 का वैल्यू जो y का गुणांक है वह है 10, जो यहाँ पे c1 का वैल्यू है ऋण 42 है। चलिए a2 का वैल्यू 9 है, यहाँ पे b2 का वैल्यू है ऋण 10, जो है y का गुणांक ऋण 10, और यहाँ पे जो c2 का वैल्यू है वह है ऋण 14। चूँकि हम लोग देख रहे हैं ना कि यहाँ पे a1/a2 9/9 हो जाएगा, जो कि वैल्यू 1 प्राप्त होगा, यहाँ पे 10/1 प्राप्त होगा, है ना। देख लीजिए यहाँ पर हल करके दिखा भी देते हैं, 9/9 और बराबर है 10/10। ये धनात्मक और ऋणात्मक भी हो गया, धनात्मक और ऋणात्मक राशि बराबर नहीं हो सकती, यदि और इसको हल कर देंगे तो यह 1:1 आपको प्राप्त होगा, 1/1, लेकिन ये ऋणात्मक ही रहेगा, इस प्रकार से कुछ मिलेगा आपको। लेकिन ये हमें पता है कि बराबर नहीं है, लिख देते हैं a1/a2 और यहाँ पे b1/b2, यह अनुपात बराबर नहीं है, ये अनुपात बराबर नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि जो दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं केवल एक हल है, लिख देते हैं दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं, केवल एक हल, ठीक है, प्राप्त होगा, या लिख देते हैं केवल एक हल है। ठीक है, केवल एक हल है, चूंकि हल है तो क्या होगा, दोनों समीकरण संगत है। अतः रैखिक समीकरणों का युग्म यहाँ पे संगत होगा। यहाँ पे चौथे प्रश्न में जो भी दो रैखिक समीकरण दे दिए गए दोनों को हमने नोट कर लिया, और यहाँ पे +11 बराबर को उधर था, बराबर के इधर हमने पक्षांतर कर लिया, और यहाँ पर भी ऋण 22 था, बराबर के इधर हमने पक्षांतर कर लिया, और यहाँ पे समीकरण 1 2 मान लिया और बाकी ये हमने लिख दिया। अब तुलना कर लेते हैं। यहाँ पर a1 का वैल्यू आपको मिलेगा 5 और b1 का वैल्यू आपको मिलेगा ऋण 3, और जो c1 है उसका वैल्यू आपको मिलेगा ऋण 11, और यहाँ पे a2 का वैल्यू यहाँ पे ऋण 10 है, और यहाँ पे b2 का वैल्यू 6 है, और यहाँ पे c2 का वैल्यू 22 है।
चलिए तुलना की बात करें ना, जब हम लोग तुलना करेंगे तो ये 5 बटा ऋण 10 है, यहाँ पे ऋण 3 बटा 6 है, 3 दूना 6, 5 दूना 10, 5 दूना 10, यहाँ पे 3 दूना 6, यह तो वैल्यू बराबर ही है। इसको देख लेते हैं, ऋण 11 बटा यहाँ पे 22 है। तो यहाँ पे इसको हल कर देंगे ना, तो यहाँ पे 1 बटा 5 दूना 10 यह मिलेगा, ये ऋणात्मक ही राशि रहेगी। इसको हल कर देंगे 3 दूना 6, यह भी ऋणात्मक राशि रहेगी, इसका भी मान 1 बटा 2 मिलेगा। यहाँ पर भी बराबर ही है, ऋण यहाँ पे 11 दूना 22 1 बटा 2, सब यहाँ पे ऋण 1 बटा 2 ही मिल रहा है, सभी अनुपात बराबर है। A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 बराबर है C1 बटा C2। यहाँ पे तीनों अनुपात चूँकि बराबर है, इसका मतलब है कि दोनों रेखाएं समपाती हैं, एक ही रेखा पर आपको प्राप्त होगा। यहाँ पे परिमित रूप से अनेक हल हैं, लिख देते हैं, दोनों रेखाएं समपाती हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त होंगे। ठीक है, जब अनेक हल मिलेगा तो संगत हो जाएगा। अतः रैखिक समीकरण युग्म, अतः रैखिक समीकरणों इस प्रकार से लिखते हैं, का युग्म यहाँ पर भी बनेगा संगत है, क्योंकि यहाँ पर आपको हल प्राप्त होगा। जब हल प्राप्त होगा तो संगत, केवल समांतर को आपको असंगत लिखना है। 5वें प्रश्न में यही 2 समीकरण दे दिए गए हैं। यहाँ पर हर में 3 है, तो हम लोग क्या करते हैं, अंश में 3 से गुणा कर लेते हैं, और यहाँ पर भी इसको भी हम लोग पक्षांतर कर लेंगे, या फिर इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 से गुणा कर देंगे तो हर से 3 समाप्त हो जाएगा, केवल आपको 4x मिलेगा। लेकिन यहाँ पर बाएं पक्ष और दाएं पक्ष में भी आपको 3 से गुणा करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 दूना 6, यह हो गया 3 दूना 6 y हो जाएगा, और यहाँ पर भी गुणा कर देंगे, 3 8 है 24 से 8 हैं 24 हो जाएगा, या बराबर को उधर है, बराबर के इधर पक्षांतर कर देंगे, माइनस हो जाएगा, बराबर के इधर 0, समीकरण नंबर 1। और यहाँ पर तो ठीक है, बस यहाँ पर इसको हम लोग बराबर के इधर पक्षांतर करना पड़ेगा। यहाँ पर लिखेंगे 2x + 3y और ऋण 12 बराबर के इधर 0, ये आपका बना समीकरण नंबर 2। तुलना कर लेते हैं, यहाँ पे A1 का वैल्यू आपको मिलेगा 4, यहाँ पे B1 का वैल्यू 6 जो y का गुणांक है, और जो C1 है उसका वैल्यू आपको मिला ऋण 24, और यहाँ पे A2 का वैल्यू मिला 2, और यहाँ पे B2 इसका वैल्यू आपको मिला 3, और C2 का वैल्यू आपको मिला ऋण 12। यही है अचर पद। चलिए यहाँ पर तुलना करने की बात करें ना, तो यहाँ पर संपाती आपको प्राप्त होगा, क्योंकि सब बराबर ही लग रहा है। 4 बटा 2 हो गया, यहाँ पे 6 बटा 3 हो गया, B1 बटा B2, और यहाँ पे ऋण 24 बटा ऋण 12 है। यहाँ पे 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 अनुपात 1 मिला, बराबर 3 दूना 6, 2 अनुपात 1 बराबर ऋण में इनका गुणा होकर धनात्मक हो जाएगा, 12 दूना 24। यहाँ पर सब बराबर मिल रहा है, लिख देते हैं A1 बटा A2, यहाँ पे B1 बटा B2, और बराबर है C1 बटा C2। यहाँ पे लिख देते हैं दोनों रेखाएं समपाती हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त होगा। लिख देते हैं अनेक हल प्राप्त होंगे। जब आपको अनेक हल मिलेगा मतलब दोनों रेखाएं क्या हैं, संगत हैं। लिख देते हैं अतः समीकरणों के युग्म रहेगा, यहाँ पे भी संगत है। ठीक है, यहाँ पर बना संगत। प्रश्न नंबर 4 दे दिया गया, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत अथवा असंगत हैं? यदि संगत हैं तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए।
हम लोग को पहले इनका चेक करना है। यहाँ पे कुल 4 प्रश्न दे दिए गए हैं। पहले हम लोग को संगत असंगत देखेंगे। असंगत रहेगा तो हम लोग छोड़ देंगे। यदि रेखाएं समांतर रहेंगी तो असंगत हो जाएगा, तो उसको हम लोग को ग्राफ पेपर पर नहीं बनाना है, ग्राफी विधि द्वारा उसको हल नहीं करना है। यदि संगत रहेगा मतलब जब दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी या फिर संपाती रहेंगी तो वो हो जाएगा संगत। तो उन्हें हमें क्या करना पड़ेगा, ग्राफी विधि द्वारा हल ज्ञात करना रहेगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम लोग फर्स्ट प्रश्न को यहाँ पे नोट कर देते हैं। x + y = 5, 2x + 2y = 10। चलिए यहाँ पर हम लोग को तुलना करना है तो इसको हम लोग बराबर की तरफ पक्षांतर कर देते हैं, या फिर इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x + y और बराबर की तरफ पक्षांतर करने +5 को तो बराबर की तरफ पक्षांतर करने पर ऋणात्मक हो जाएगा। यहाँ पे 0। समीकरण नंबर 1 ये हम लोग का हो गया। यहाँ पर ये हो जाएगा 2x + 2y, इसको बराबर की तरफ पक्षांतर कर देंगे तो -10 हो जाएगा, बराबर की तरफ 0। ये हम लोग का समीकरण नंबर 2 हो गया। इसको सिंपल तुलना करते हैं। यहाँ पे a1 का वैल्यू आपको मिलेगा 1, x का गुणांक ही है, और b1 जो है y का गुणांक 1 है, और जो c1 है वह है -5, a2 है 2, और यहाँ पे b2 जो कि है 2, और यहाँ पे जो c2 है वो यहाँ पर है -10। यहाँ पे 1/2 इसको हल करेंगे, 1/2 अनुपात निकालेंगे तो यहाँ पे 5 दूना 10, यहाँ पर तीनों अनुपात आपको बराबर प्राप्त होगा। यहाँ पे लिख देते हैं a1/a2, b1/b2 और c1/c2, क्योंकि देख लीजिए यहाँ पे अंश और हर में इसको करेंगे तो ऋणात्मक धनात्मक हो जाएगा, 5 दूना 10 प्राप्त होगा। यहाँ पर जब तीनों अनुपात आपको बराबर प्राप्त होता है ना, जब दोनों रेखाएं संपाती रेखाएं होती हैं ना, तो अपरिमित रूप से आपको अनेक हल मिलता है। जब अनेक हल मिला ना तो दोनों समीकरण क्या हो गए, समीकरण युग्म संगत हो गए। तो यहाँ पर बना संगत। जब हो गए दोनों समीकरण हो गए संगत तो हमें क्या कर देना है, उनको हल करना है। ठीक है, तो हल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सारणी बनाएंगे। 2 बिंदु इससे बनाएंगे, 2 बिंदु इससे बनाएंगे, लिख देते हैं सारणी, तभी हम लोग उसको ग्राफ पेपर पर बना पाएंगे। सारणी बनाते हैं। चलिए इसी समीकरण को नोट करते हैं। x + y बराबर आपको 5 दे दिया गया था, इसके लिए सारणी बनाएंगे ना। तो एक बार x यहाँ पे y, x के स्थान पर हम लोग सिंपल 0 प्रतिस्थापित कर देंगे तो y का वैल्यू आपको 5 प्राप्त होगा। जब y के स्थान पर आप 0 प्रतिस्थापित कर देंगे तो x का वैल्यू 5 प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार इसका भी ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पे 2x + 2y बराबर 10 है, इसका यहाँ पे सारणी बनाएंगे। तो यहाँ पे सब वैल्यू आपको सेम ही प्राप्त होगा। यहाँ पे दोनों रेखाएं संपाती रेखाएं हैं, दोनों मतलब एक ही रेखा है। यहाँ पे लिख देते हैं x है y है, और यहाँ पर दोनों पक्षों में यदि आप 2 से भाग दे देंगे ना तो यहाँ पर भी x + y = 5 ही आपको प्राप्त होने लगेगा। चलिए सिंपल, यदि x के स्थान पर आप 2 प्रतिस्थापित कर देंगे ना, देखिए दोनों का योगफल 5 है तो यहाँ पर आपको 3 मिलेगा, और यहाँ पर यदि 3 प्रतिस्थापित कर देंगे तो यहाँ पर 2 मिलेगा। हल कीजिएगा आप, यहाँ पर दोनों बिंदुओं का योगफल आपको 5 ही मिलेगा। यहाँ पर भी 5, यहाँ पर भी 5, यहाँ पर भी 5 और यहाँ पर भी 5 मिलेगा। इस प्रकार से 2 बिंदु हमने बना लिया। 2 बिंदु यहाँ पे दोनों समीकरणों के 2 बिंदु हमने बना लिया रेखा खींचने के लिए। चलिए आप यहीं पर हम लोग हल करते हैं। ग्राफ पेपर सिंपल इस प्रकार से x अक्ष और इस प्रकार से y अक्ष खींच लीजिएगा। यहाँ पर मूल बिंदु हो गया, मूल बिंदु से दाहिने x अक्ष धनात्मक, बाएं ऋणात्मक, y अक्ष यहाँ पे मूल बिंदु से ऊपर धनात्मक, नीचे ऋणात्मक। चलिए यहाँ पर प्रत्येक बिंदु को हम लोग बनाते हैं। यहाँ पे 0 और अब 5 हमें इसको बनाना है। ठीक है, x अक्ष पे 0 मतलब कहीं नहीं जाना है, y अक्ष पे हमें कहाँ जाना है, 5 जाना है। तो यहाँ पे मूल बिंदु से चलेंगे, x अक्ष पे तो दाहिने बाएं हमें कहीं जाना नहीं है, क्योंकि इसका वैल्यू आपको 0 दे दिया गया, 0 प्राप्त हुआ है, बिंदु से हमने प्राप्त किया, तो मतलब इसको हल करके प्राप्त किया है। और यहाँ पे y अक्ष पे हमें जाना है 5, धन 5, 1 2 3 4 5, ऊपर धनात्मक रहता है तो यही बिंदु आपको मिला। इस बिंदु का नामकरण हम लोग कर देते हैं 0 5 है। और यहाँ पे दूसरे बिंदु की बात करें तो यह क्या है, 5 0, मूल बिंदु से धन 5 चलेंगे। यहाँ मूल बिंदु से 1 2 3 4 5 यही है 5, और यहाँ पे y अक्ष पे आपको ऊपर नीचे कहीं नहीं जाना है ना, क्योंकि इसका वैल्यू 0 है तो इसी बिंदु पे रहना है। तो यह बिंदु आपको प्राप्त हुआ 5। चलिए यहीं पे लिख देते हैं, यह मिला आपको 5 और 0, यह बिंदु है। दोनों बिंदुओं को मिला दीजिए। इस प्रकार से आपने रेखा को खींच लिया। इस रेखा का नामकरण है x + y = 5, और यह भी आपको इसी लाइन पर ही मिलेगा, है ना। यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 की बात करेंगे ना, देखिए मूल बिंदु से यहाँ पर चलेंगे 2, ठीक है। यहाँ पे
एक बिंदु मिला है 2 3, तो x अक्ष पर यहाँ पर चलें 1 2 चलें, और जब आप 3 चलेंगे ना यहाँ पर इसके सीधे तक आपको जाना है ना, 3 के सीधे तक, तो यहाँ पर जाएंगे 1, इसके सीधे तक 1 हो गया इकाई, 2 इकाई, और फिर आगे जाएंगे तो 3 इकाई आपको यहीं पर प्राप्त होगा। यहीं पर आपको बिंदु मिलेगा जो कि बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से मिलेगा। यदि डॉट डॉट लाइन करके दिखाना है तो हम दिखा देते हैं। इस प्रकार से डॉट डॉट लाइन करके हमने दिखाया है ना, यही बिंदु आपको मिलेगा 2, 3, और जो यहाँ पे 3 और 2 है यह भी आपको इसी लाइन पर ही मिलेगा, क्योंकि दोनों रेखाएं एक ही रेखा है। यहाँ पे पहले आपको जाना है 3 इकाई x अक्ष पे, और y अक्ष पे आपको जाना है धनात्मक 2 इकाई। यहाँ से चलेंगे 1 2 3 इकाई, और फिर यहाँ पे y अक्ष पे जाना है धनात्मक 2 इकाई, 1 इकाई इसके सीधे तक, फिर 2 इकाई इसके सीधे तक। आप जब ग्राफ पेपर बनाएंगे तो एकदम सटीक बनेगा। यहाँ पर आपको मिलेगा 3 और 2, इसके लिए भी यही रेखा है, सेम ही रेखा है, तो इसी रेखा का हम लोग नामकरण और क्या कर देते हैं, 2x प्लस 2y बराबर 10। यहाँ पे लिख देते हैं दोनों रेखाएं समपाती हैं, यहाँ अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त होंगे, या मिलेंगे, प्राप्त होंगे लिख देते हैं। सेकेंड वाले प्रश्न में जो 2 समीकरण दे दिए गए थे, दोनों समीकरणों को हमने नोट कर लिया। बस यहाँ पे बराबर की दर 8 था, बराबर की दर हमने पक्षांतर कर लिया। यहाँ पर भी 16 था, बराबर की दर हमने पक्षांतर कर लिया, और यहाँ पर भी हम लोग तुलना कर देते हैं। a1 का वैल्यू आपको मिलेगा 1, b1 का वैल्यू आपको मिलेगा -1, और जो c1 है उसका वैल्यू आपको मिला -8, और a2 का वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा, समीकरण 2 को हम लोग यहाँ पे इससे तुलना करते हैं। a2 का वैल्यू 3, b2 का वैल्यू -3, और c2 का वैल्यू -16। यहाँ पर तुलना करेंगे तो यह तो बराबर है, यह भी बराबर हो जाएगा, ऋणात्मक ऋणात्मक धनात्मक हो जाएगा। यहाँ पर ऋणात्मक ऋणात्मक धनात्मक हो जाएगा, 8 दूना 16। देखिए 1/3 मिलेगा, 1/3 मिलेगा, यहाँ पे 8 दूना 16, 1/2 मिलेगा, तो यह दोनों तो वैल्यू बराबर है। यहाँ पर एक बार हल करके भी दिखा देते हैं आपको। ये 1/3, यह है -1 और -3 है, और यह है -8, हर में है -16। देख लीजिए हल करेंगे तो 1/3 हो जाएगा, ऋण ये धनात्मक हो जाएगा, 1/3 ही मिलेगा। लेकिन यहाँ पे ऋण का गुणा होकर धनात्मक तो मिलेगा, लेकिन यहाँ पे 8 एकम 8, 8 दूना 16, ये दोनों अनुपात बराबर, लेकिन ये बराबर नहीं है ना। तो जब यहाँ पर यह बराबर रहता है ना, a1/a2 और b1/b2, ये बराबर रहता है, और यह बराबर नहीं रहता है, c1/c2, तब क्या रहता है, दोनों रेखाएं समांतर रहती हैं, कोई हल आपको नहीं प्राप्त होता। जब कोई हल नहीं प्राप्त होगा तो दोनों समीकरणों का युग्म क्या है, असंगत है। असंगत रहेगा मतलब जब दोनों रेखाएं समांतर रहेंगी, कोई हल नहीं, दोनों रैखिक समीकरणों का युग्म असंगत है, इसलिए हम लोग इसको हल नहीं करेंगे। यहाँ पे लिखना है तो लिख देते हैं हम, यहाँ दोनों, या फिर इस प्रकार से लिख देते हैं, रैखिक समीकरणों के युग्म रहेगा असंगत है, तो इसको हम लोग को हल नहीं करना है असंगत वाले को। यहाँ पर जो भी 2 समीकरण दे दिए गए थे उनको हम नोट किया, और यहाँ पर हमने लिख दिया तुलना करने के लिए। तुलना कर देते हैं। a1 का वैल्यू आपको मिल जाएगा 2, b1 का वैल्यू आपको मिल जाएगा यहाँ पे y का गुणांक जो कि 1 है, जो c1 है अचर पद है -6। a2 की बात करें तो आपको मिलेगा 4, यहाँ पे b2 की बात करें तो -2, और यहाँ पे c2 आपको मिलेगा -4। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे a1/a2 और b1/b2 यही बराबर नहीं है, क्योंकि ये 2/4 मिलेगा, मतलब हल करेंगे तो 1/2 हो जाएगा धनात्मक, और यहाँ पे देखिए 1/2 ये वो भी मिलेगा ऋणात्मक, तो यही दोनों आपस में बराबर नहीं है। लिख देते हैं a1/a2 और यहाँ पे b1/b2। यहाँ पे यह जब बराबर नहीं मिला, इसका मतलब ये हो गया कि दोनों रेखाएं क्या हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। जब प्रतिच्छेद करेंगी तो केवल एक आपको हल मिलेगा,
तो हल जब मिलेगा तो इसका मतलब क्या है कि दोनों रेखाएं क्या हैं, संगत हैं। दोनों रैखिक समीकरणों का युग्म क्या है, संगत है। अब जब संगत हो गया तो हम लोग को क्या कर देना है, हल करना है ग्राफी विधि द्वारा। ठीक है, यहाँ पे केवल एक आपको हल मिलेगा। इसके लिए बनाते हैं हम लोग सारणी बनाते हैं। यहाँ पे 2x प्लस वाई ऋण 6 बराबर 0 के लिए दो बिंदु यहाँ से ज्ञात करते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं x और यहाँ पे लिख देते हैं y। यहाँ पर सिंपल यदि हम लोग y के स्थान पर 0 प्रतिस्थापित करेंगे ना तो ये पद समाप्त हो जाएगा और इसको बराबर को उधर पक्षांतर कर देंगे तो ऋण 6 बराबर को उधर पक्षांतर कर देंगे धन 6 हो जाएगा। और यहाँ पे 2 गुणा में रहेगा, बराबर को उधर पक्षांतर कर देंगे, हर में जाएगा 6/2 मतलब 2 3 6। x का वैल्यू आपको 3 प्राप्त हो गया। एक बिंदु हमने ज्ञात कर लिया, 3 और 0 एक बिंदु मिला। दूसरा बिंदु के लिए चलिए हम लोग कुछ और प्रतिस्थापित कर देते हैं। यहाँ पर हम लोग सिंपल ना, यहाँ पे 0 तो प्रतिस्थापित अभी मैंने कर दिया है। अब चलिए हम लोग x के स्थान पे 0 प्रतिस्थापित कर देते हैं। यहाँ पे 0 प्रतिस्थापित करेंगे तो यह पद समाप्त हो जाएगा। यहाँ पे ऋण 6 बराबर उधर पक्षांतर कर देंगे, धन 6 हो जाएगा। y का वैल्यू धन 6 मिलेगा। दो बिंदु हमें प्राप्त हो गए। और यहाँ पे इसके लिए दूसरा समीकरण दे देगा 4x ऋण 2y ऋण 4 बराबर 0। इसके लिए भी हम लोग दो बिंदु ज्ञात करते हैं, x और y। चलिए यहाँ पर यदि हम लोग y के स्थान पर 0 प्रतिस्थापित करेंगे ना, y के स्थान पर 0, यह पद समाप्त। ऋण 4 है बराबर उधर पक्षांतर हो जाएगा, धन 4 हो जाएगा। धन 4 यहाँ पे गुणे में 4 है बराबर उधर पक्षांतर कर देंगे, हर में हो जाएगा 4/4 मतलब 1 आपको प्राप्त होगा। y के स्थान पर हम लोग 2 प्रतिस्थापित कर देते हैं तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2 दूना 4, ऋण 4 ये भी हो जाएगा, ऋण 4 ये भी, बराबर को उधर पक्षांतर कर देंगे। यहाँ पे ऋण 4 ऋण 8 हो जाएगा, बराबर को उधर हो जाएगा धन 8। धन 8 यहाँ पे 4 गुणा में 4 दूना 8, इसका वैल्यू आपको 2 ही प्राप्त होगा। इस प्रकार से हमने कार्तीय तल को बना लिया। अब यहाँ पे बिंदुओं को बनाते हैं। यहाँ पर है 3 0, ठीक है। तो मूल बिंदु पर से यहीं से चलना स्टार्ट करते हैं। भुज में जाना है 3, 1 2 3, भुज चले 3 और कोटि जो है वह 0 है। तो इसी बिंदु पर रहेंगे आप। यही बिंदु आपको प्राप्त हुआ 3 0। चलिए यहाँ पे 0 और 6 मतलब x अक्ष पे आपको कहीं नहीं जाना है, लेकिन y अक्ष पे धन 6 जाना है ना। मूल बिंदु से चलना स्टार्ट करेंगे तो पहले x अक्ष की दूरी चली जाती है जो कि है 0, तो ना ही हम लोग दाएं नहीं जाएंगे ना ही बाएं, इसी लाइन पे रहेंगे। और y अक्ष पे में जाना है धन 6 जो कि यहाँ पे आपको प्राप्त होगा। यह बिंदु है 0, 6। इन दोनों बिंदु को हम लोग मिला देते हैं। यहाँ पे सिंपल हमने इसको मिला दिया। इस रेखा का हम लोग नामकरण भी कर देते हैं। यहाँ पे ये रेखा है 2x प्लस y ऋण 6 बराबर 0 है। चलिए इसको भी हम लोग खींच देते हैं। 1 और 0, 1 और 0। x अक्ष पे आपको जाना है एक इकाई तो जाना है, लेकिन यहाँ पे y अक्ष पे आपको कहीं नहीं जाना है, तो एक बिंदु तो यही है। इस बिंदु का नामकरण कर देते हैं जो कि है 1, 0। एक यह बिंदु हो गया। 2 और 2 हमें जाना है, तो x अक्ष पर यहाँ पर 1 2 इकाई गए और फिर y अक्ष पे भी 2 इकाई जाना है आपको, 1 इकाई और फिर 2 इकाई, ठीक एकदम इसके सीधे में रहेगा। यही बिंदु आपको मिलेगा। इस बिंदु को भी यहाँ पर नोट कर देते हैं, 2, 2 है। चलिए इन दोनों बिंदुओं को हम लोग मिला देते हैं। जहाँ पर समीकरण एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें यही आपको हल प्राप्त हो रहा है। इस समीकरण का भी हम लोग यहाँ पे नामकरण कर देते हैं। 4x ऋण 2y ऋण 4 बराबर ये 0 का, यहाँ पे इसी रैखिक समीकरण का ये हमने रेखा खींचा हुआ है, ठीक है। रैखिक समीकरण एक दूसरे को यहीं भी इसी बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, यही रैखिक समीकरण का हल हो जाएगा, ठीक है। यही बिंदु यहाँ पर इन दोनों रैखिक समीकरणों में यदि हम लोग x और y के स्थान पर ना 2 2 प्रतिस्थापित करेंगे तभी भी दायां पक्ष और बायां पक्ष आपको बराबर ही प्राप्त होगा। लिख देते हैं रैखिक समीकरण युग्मों के अद्वितीय हल, केवल एक हल, ठीक है। अद्वितीय हल x बराबर आपको यही प्राप्त हुआ है। यहाँ पे x और y दोनों का वैल्यू सेम ही है। x बराबर जो कि है भुज है यह, जो कि x का वैल्यू यहाँ पर है जो 2 है, मतलब दोनों सेम ही है। यहाँ पर है x का वैल्यू, यह है y का वैल्यू। यहाँ पे x बराबर 2 तथा y बराबर 2 है, दोनों का वैल्यू सेम ही था। यही एक आपको अद्वितीय हल मिला। x बराबर 2 y बराबर 2 है। चौथे प्रश्न में हमने दोनों समीकरणों को नोट कर लिया। यहाँ पे तुलना करने के लिए भी लिख दिया। यहाँ पे तुलना कर लेते हैं। a1 का वैल्यू आपको मिलेगा 2, b1 का वैल्यू आपको मिलेगा ऋण 2 और c1 का वैल्यू भी आपको मिलेगा ऋण 2। a2 का वैल्यू 4, b2 का वैल्यू
-4 और यहाँ पे C2 का वैल्यू है -5। तुलना कर लीजिए, ये 2/4, यहाँ पर एक बार हल करके भी दिखा देते हैं आपको। ये 2/4 है, यहाँ पे -4 है और यहाँ पे ये -2/5 है। यदि आप इसको हल करेंगे 2 एकम 2, 2 दूना 4, ऋण ऋण धनात्मक हो जाएगा। 2 एकम 2, 2 दूना 4, ऋण ऋण धनात्मक हो जाएगा। ये 2/5, यह दोनों तो बराबर है, लेकिन यही तीसरा वाला अनुपात बराबर नहीं है, C1/C2। जब C1/C2 बराबर नहीं रहता है, इसका मतलब ये रहता है कि दोनों रेखाएं समांतर रेखाएं हैं, है ना। लिख देते हैं हम यहाँ पे A1/A2 यहाँ पे बराबर B1/B2। ये तो बराबर है, लेकिन यहाँ पे C1/C2 यही बराबर नहीं है, ठीक है। जब ये बराबर नहीं है मतलब कोई हल आपको नहीं मिलेगा, दोनों रेखाएं समांतर होंगी, कोई हल नहीं, असंगत है। और जब असंगत है तो हम लोग को हल ही नहीं करना है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर इस प्रकार से चौथा प्रश्न तो हल हो गया। प्रश्न 5 दिया हुआ है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की विमाएँ ज्ञात कीजिए। हमको विमाएँ बताना है, मतलब लंबाई और चौड़ाई बताना है। चलिए, तो यहाँ पर भी हम लोग सिंपल ग्राफी विधि द्वारा ही हल करते हैं ना। यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई को और एक्स और वाई मान लीजिए, और यहाँ से एक समीकरण आपको यहाँ से मिलेगा और एक समीकरण यहाँ से अर्ध परिमाप से आपको प्राप्त होगा। चलिए, मान लेते हैं कुछ इसी प्रकार से आपका आयताकार बाग है और यहाँ पर आपको, चलिए हम लंबाई को मान लेते हैं x मीटर और चौड़ाई को हम लोग मान लेते हैं y मीटर, क्योंकि सब मीटर में ही दिया हुआ है। लिख देते हैं, माना आयताकार बाग की लंबाई x मीटर तथा चौड़ाई y मीटर है। ये हमने मान लिया। प्रश्नानुसार समीकरण बनाते हैं। प्रश्नानुसार आपको समीकरण बोला है ना कि यहाँ पर लंबाई जो है, यह चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। देखिए, हम लोग समीकरण को बैलेंस किस प्रकार से करेंगे। यहाँ पे यक्स में से हम लोग क्या कर देते हैं, 4 मीटर को घटा देते हैं और तब ये हो जाएगा यहाँ पे चौड़ाई के बराबर हो जाएगा। प्रश्नानुसार यही बोल रहा है ना कि यहाँ पर ये चौड़ाई से, जो यहाँ पर लंबाई है, ये चौड़ाई से 4 मीटर ये अधिक है तो कम कर दीजिए, कम कर देंगे तभी बराबर हो जाएगा। एक तो ये तरीका हो गया, और दूसरा क्या तरीका हो सकता है, दूसरे तरीका में इसमें आपको यक्स बराबर यहाँ पे वाई में 4 मीटर आपको जोड़ देना पड़ेगा। ये पहले से ही 4 मीटर अधिक है तो इसको भी हम लोग यहाँ पे इसमें जोड़कर हम लोग क्या कर दें, बैलेंस में कर लें, है ना। दोनों प्रकार से सेम ही है, यहाँ पे पक्षांतर करेंगे तभी भी आपको यही प्राप्त होगा, ठीक है। तो दोनों प्रकार से आपको जो अच्छा लगे, चलिए हम लोग इसी को नोट कर देते हैं। यहाँ पे यक्स बराबर वाई प्लस 4, इस प्रकार से आपको मिलेगा समीकरण नंबर 1। एक तो ये हो गया। दूसरा कंडीशन में आपको दे दिया गया था ना अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप का देखिए मतलब क्या होता है ना, पूरी बाउंड्री का आधा। यदि पूरी हम लोग बाउंड्री की बात करेंगे ना, देखिए पूरा बाउंड्री जोड़िए, ये भी लंबाई x मीटर, ये भी लंबाई हो जाएगा x मीटर, और ये भी चौड़ाई है x मीटर, ये भी x मीटर। तो यहाँ पर ये हो गया 2x और प्लस यहाँ पे 2y। यही ये पूर्ण परिमाप है, मतलब पूरा परिमाप यही है, लेकिन हमें अर्ध परिमाप की बात किया है, आधा की। तो यहाँ पर इसको 2 से भाग दे देंगे ना, तो यहाँ से 2 समाप्त हो जाएगा, यहाँ से भी 2 समाप्त हो जाएगा। चाहे तो आप उभयनिष्ठ कर सकते हैं, 2 अंश में से x प्लस वाई हो गया, हर में पहले से 2 है, 2 2 विभाजित हो जाएगा, ये x प्लस वाई बचेगा, ठीक है। x प्लस वाई आपको दे दिया गया प्रश्न में, दिया हुआ था 36 मीटर है। केवल हम लोग 36 को नोट करते हैं, जो भी हम लोग का एक्स वाई का वैल्यू आएगा वो सब मीटर में ही रहेगा। अब हम लोग सिंबल बना लेते हैं सारणी। यहाँ से भी 2 बिंदु हम लोग प्राप्त करते हैं। एक्स बराबर वाई प्लस 4 से 2 बिंदु प्राप्त करिए। चलिए, यहाँ पर हम लोग y के स्थान पर यदि हम लोग सिंपल 0 प्रतिस्थापित कर देंगे तो x का वैल्यू आपको 4 प्राप्त हो जाएगा। y के स्थान पर यदि हम लोग सिंपल 2 प्रतिस्थापित करें तो यहाँ पे x का वैल्यू आपको 6 मिलेगा। 2 बिंदु हमने ज्ञात कर लिया, और यहाँ पर x प्लस वाई बराबर है 36। यहाँ पर भी 2 वैल्यू आप ज्ञात कर लीजिए। यहाँ पे लिख देते हैं x, यहाँ पे y। यहाँ पर यदि x के स्थान पर आप 0 प्रतिस्थापित कर देंगे तो y के स्थान पर आपको 36 मिलेगा, और यदि y के स्थान पर 0 प्रतिस्थापित करेंगे तो यहाँ पर आपको 36 मिलेगा। अब इस प्रकार से आप जो भी ग्राफ पेपर बनाएंगे तो काफ़ी ध्यानपूर्वक बनाएंगे। यहाँ पे 36 तक आपको बनाना ही पड़ेगा। कुछ इस प्रकार से ग्राफ पेपर पर आप खींच लीजिएगा, x अक्ष हो गया और ये y अक्ष हो गया।
चूँकि हम लोग को अधिकतम यहाँ पे 36 तक दिखाना था, इसलिए हमने यहाँ पे 1-1 सेंटीमीटर में 5-5 इकाई मात्रक ले लिया। यहाँ पर हम पैमाना भी लिख देते हैं, पैमाना लिख देते हैं x अक्ष तथा y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर की जो दूरी है, 1 सेंटीमीटर, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर बराबर हमने लिया हुआ है। ये चूँकि हम लोग को बाग की लंबाई और चौड़ाई दिखानी है, जो कि मीटर में लिख देते हैं। 1 सेंटीमीटर बराबर यहाँ पे 5 मीटर है, ठीक है। यहाँ पर 5 मीटर, फिर 10 मीटर, इस प्रकार से हो जाएगा। चलिए हम लोग बिंदुओं को बनाते हैं। देखिए x अक्ष पर हमें जाना है कितना, पहला बिंदु आपका यही है, 4 और 0 है। हमें x अक्ष पर 4 इकाई जाना है और y अक्ष पर कहीं नहीं जाना है। देखिए यहाँ पर हो गया, x अक्ष पर हमें केवल 4 इकाई जाना है। चलिए यहाँ पर स्केल का मदद ले लेते हैं, और यदि आप ग्राफ पेपर बनाएंगे तो पहले से यहाँ पर पॉइंट बना रहेगा। चलिए यहाँ पे 4 इकाई कुछ आपको यहीं पर मिलेगा, ठीक है, यहीं पर मिला। यहाँ पर हम बिंदु बना देते हैं, 4,0 मिला। चलिए 6 और 2, इसको देखना है हम लोग को। तो यहाँ पर ये हो गया 6 इकाई, और फिर यहाँ पे 2 इकाई। यहाँ पर जो दूसरा बिंदु है 6 और 2, यदि 6 और 2 को लिया जाए तो जस्ट बगल में, और फिर यहाँ पे 2 इकाई ऊपर रहेगा, ठीक है। काफ़ी छोटा बनेगा, हम लोग यहाँ पे रेखा खींचने में परेशानी होगा। चलिए यहाँ पर हम लोग कुछ बड़ा वैल्यू रख देते हैं x के स्थान पर। चलिए हम लोग सिंपल यहाँ पे 20 प्रतिस्थापित कर देते हैं, एक नया बिंदु ले लेते हैं। यहाँ पे 20 हमने ले लिया। x के स्थान पे यदि 20 प्रतिस्थापित कर देंगे तो y का मान क्या निकल कर आएगा, यहाँ पर -4 है, बराबर को उधर 95 कर देंगे तो यहाँ पे 20 में से आपको 4 घटाना पड़ेगा, जो कि आपको 16 प्राप्त होगा। इस बिंदु को हम लोग ले लेते हैं। यहाँ पे x अक्ष पे आपको कितना जाना है, 20। यहाँ पे x अक्ष पे गए 20 इकाई, और यहाँ पे y अक्ष पे कितना जाना है, फिर आपको 16 इकाई। चलिए यहाँ पर ये हो जाएगा 15। ये जस्ट इसके सीधे तक यहीं से हम नाप भी देते हैं। ये आपको 16 इकाई लेना है ना, तो ये हो जाएगा कुछ यहीं पे, यहाँ तक 15 होगा, 5, 10, 15 और 1 इकाई हमने अधिक ले लिया, जो कि होगा यहीं पे। आपको यह बिंदु मिलेगा 20,16। आप ग्राफ पेपर बनाएंगे तो एकदम सटीक बनेगा। इस प्रकार से हम रेखा भी खींच लेते हैं। यहाँ पे इस समीकरण का नाम भी कर देते हैं। नामकरण क्या है, x बराबर y प्लस 4। इस समीकरण के लिए हमने रेखा खींच लिया। चलिए इसके लिए भी खींच लेते हैं। यहाँ पे 0 और 36 है ना, x अक्ष पर देखिए ये वाला जो बिंदु है 0 और 36 है, तो यह x अक्ष पर हमें 0 है। x अक्ष पर तो आपको कहीं जाना नहीं है, और y अक्ष पे आपको जाना है धनात्मक कितना, 36। तो यहाँ पर ये 35 हो गया, इसके जस्ट बगल में आपको मिलेगा 36, यही है। यहाँ पे लिख देते हैं 0 और 36 है, यही बिंदु है। x अक्ष पर आप कहीं नहीं गए हुए हैं, लेकिन y अक्ष पे धनात्मक आप 36 इकाई गए हुए हैं। चलिए यहाँ पर भी बना लेते हैं। जो दूसरा बिंदु है आपका, यहाँ पे 36,0, x अक्ष पे आपको जाना है 36 इकाई। तो यहाँ से चलेंगे मूल बिंदु से, यहाँ पर 35 हो गया, और 1 इकाई थोड़ा सा अधिक ले लीजिए, क्योंकि आपको 36 इकाई जाना था। तो यहाँ पर आपको बिंदु मिला 36,0 मिला। बस सिंपल इसको मिला दीजिए। इस प्रकार से हम मिला देते हैं, और यही आपको हल प्राप्त हो रहा है। और जो यहाँ पे 20 और 16 हमने बनाया है ना, ये बिंदु इसे यहीं पर मिलेगा, जहाँ पर एक दूसरे को रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं। आप ग्राफ पेपर बनाइएगा, एकदम सटीक बनेगा। यहीं पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करिए, ये बिंदु यहाँ नहीं, यहाँ होना चाहिए। चलिए ये हो गया। यही आपको x का वैल्यू आपको प्राप्त हो रहा है। जो बाग की लंबाई है ना, वही है, यही है x आपका, और यही है आपका y, जो कि है बाग की चौड़ाई। चलिए, और यहाँ पर यदि कन्फ्यूजन हो तो आप यहाँ पे प्रतिस्थापित करके देख भी लीजिएगा। यहाँ पर देखिए ये बिंदु जैसे जिस प्रकार से आपको मिला हुआ है ना, मिला हुआ है 20,16, इसी प्रकार से यहाँ पर भी यदि आप 20 प्रतिस्थापित कर देंगे ना, x के स्थान में 20 प्रतिस्थापित करेंगे तो यहाँ पर आपको 16 मिलेगा, है ना। यहाँ पर भी यही सेम बिंदु मिलेगा। वहीं जो प्रतिच्छेद कर रहा है, यहाँ पर केवल एक ही हल होगा, जो कि 20 और यहाँ पे 16। लिखते हैं रैखिक समीकरण बिंदु यहाँ पे 20,16 पर प्रतिच्छेद करते हैं, पर प्रतिच्छेद लिखते हैं इस प्रकार से कर रहे हैं। अतः
यहाँ पर ये हो जाएगा x का वैल्यू, ये हो गया y का वैल्यू। अतः आयताकार भाग की लंबाई जो x था, यही आपका x है, जो कि है 20 मीटर तथा चौड़ाई 16 मीटर, चलिए मीटर ये हम लिख देते हैं, मीटर है। चलिए इस प्रकार से प्रश्न नंबर 5 भी हल हो गया। प्रश्न नंबर 6 दे दिया गया है, एक रैखिक समीकरण 2x + 3y ऋण 8 = 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण, जैसा कि यहाँ पर फर्स्ट में दे दिया गया प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों, सेकंड में समांतर हो और तीसरे में संपाती हो। एक तो आपको दो चर में रैखिक समीकरण दिया हुआ है, दूसरा आपको स्वयं लिखना है और इस प्रकार से लिखना है कि यदि उसका ज्यामितीय आप निरूपण करें तो रेखाएं प्रतिच्छेद करें, समांतर हो और संपाती हो। लिखते हैं हम, दिया गया फर्स्ट वाले प्रश्न को, दिया गया रैखिक समीकरण, दिया गया रैखिक समीकरण है आपका 2x + 3y ऋण 8 = आपको 0 दे दिया गया है। और फर्स्ट वाले प्रश्न के लिए आपको प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं दिखाना है। तो हमें पता है कि प्रतिच्छेद करती हुई रेखाओं के लिए हमें रेखाएं दोनों प्रतिच्छेद कब करेंगी, जब यहाँ पर a1/a2 और b1/b2 यही अनुपात जब बराबर नहीं रहता है तो रेखाएं क्या कर देती हैं, प्रतिच्छेद कर देती हैं। लिख देते हैं यहाँ पे रेखाओं, लिखते हैं दो रेखाओं को प्रतिच्छेद करने के लिए यहाँ पे a1/a2 ये बराबर नहीं होना चाहिए b1/b2 होना चाहिए, होना यहाँ पे लिख देते हैं चाहिए, यही शर्त होता है। लिखते हैं तब यहाँ पर बस केवल इस बात का आप ध्यान में रखना कि a1/a2 और b1/b2 यह अनुपात बराबर ना हो, इसके अलावा आप कुछ भी लिख दीजिए, है ना। चलिए यहाँ पर हम केवल यहाँ पे 3 को हम लोग पहले लिख देते हैं। देखिए 3x हमने यहाँ पर 3x लिख दिया, यहाँ पर लिख देते हैं 2y, और चलिए यहाँ पर कोई और संख्या चेंज कर दीजिए, चलिए +5 लिख देते हैं, या फिर ये भी लिखेंगे तो कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं है। बराबर की इधर 0, 3x + 2y + 5 = 0। दिए गए समीकरण का युग्म हो सकता है। आप अन्य बहुत सारा समीकरण लिख सकते हैं, बस केवल आपको इस बात का ध्यान में रखना है कि आप इस प्रकार से लिखें कि a1/a2 और b1/b2 बराबर ना हो। यहाँ पर हम लोग यहाँ पे 3 की जगह 5 भी लिख सकते थे, कोई और अन्य संख्या लिखिए, बस हमने केवल बस एक बात का ध्यान दिया हुआ है यहाँ पे। चलिए यहाँ पर बता भी देते हैं आपको, यहाँ पर जब a1/a2 करेंगे ना, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3, 2/3 करेंगे, और यहाँ पर जो 3/2 हो जाएगा। बस देख रहे हैं कि ये दोनों राशि बराबर नहीं है ना। a1/a2 जब बराबर नहीं रहेगा, दोनों रेखाएं क्या कर देंगी, प्रतिच्छेद कर देंगी, है ना। पहले ही हमें कंडीशन दे दिया गया था कि प्रतिच्छेद करवाना ही करवाना है। तो प्रतिच्छेद करवाने के लिए हमें पता है कि a1/a2 को और b1/b2 इस अनुपात को यदि बराबर नहीं कर देंगे तो दोनों रेखाएं क्या कर देंगी, जो भी दोनों समीकरण है इसके लिए रेखाएं खींचेंगे तो एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर देंगी। बस सिंपल बात है। पुनः हम दिए गए समीकरण को नोट कर लिए। अब इस बार हमें क्या कर देना है, सेकेंड वाली कंडीशन में हमें समांतर बताना है। समांतर के लिए हमें पता है a1/a2 बराबर होना चाहिए, b1/b2 बराबर होना चाहिए, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं होना चाहिए, तभी समांतर हो जाता है। लिख देते हैं दो रेखाओं को समांतर करने के लिए क्या होना चाहिए, a1/a2 बराबर b1/b2, ये b1/b2 रहेगा। ये अनुपात तो बराबर हो, लेकिन यहाँ पे c1/c2 ये अनुपात बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है, होना चाहिए, ठीक है। तो अब लिख देते हैं, आपको ये अन्य भी उदाहरण लिख सकते हैं ना, बस इस बात को आपको ध्यान में देना है अनुपातों को। चलिए यहाँ पर हमें तो चूंकि दोनों को सेम करना है तो हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पे सिंपल हमने 2x लिखा और प्लस यहाँ पे 3y लिखा, ताकि यहाँ पर ये दो अनुपात तो बराबर हो जाएं।
और इसको हम लोग चेंज कर देते हैं, प्लस हमने सिंपल 5 लिख दिया बराबर 0। अभी हम लोग यहाँ पे जब अनुपात का तुलना करेंगे तो यहाँ पे A1/B1 मतलब A1/A2 बराबर मिल जाएगा आपको, B1/B2 भी बराबर मिल जाएगा, लेकिन C1/C2 बराबर नहीं रहेगा, इसलिए दोनों रेखाएं क्या हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगी। यहाँ पे दिए गए समीकरण का, जो भी हम लोग को दिया गया समीकरण है का एक युग्म हो सकता है, का युग्म लिखते हैं, युग्म हो सकता है। चलिए इस प्रकार सेकेंड भी प्रश्न हल हो गया। थर्ड वाले प्रश्न में हम लोग को जो एक तो आपको दे दिया गया है समीकरण, दूसरा इस प्रकार से लिखना है कि दोनों रेखाएं संपाती हो। लिख देते हैं, दो रेखाओं को संपाती करने के लिए उनका अनुपात, तीनों अनुपात बराबर होना चाहिए। A1/A2 बराबर B1/B2 हो और C1/C2 होना चाहिए। तब एक उदाहरण हम लिख देते हैं, बस इसमें किसी संख्या का सिंपल गुणा करके लिख दीजिए। 2 का ही पूरा गुणा कर देते हैं, 2 दूना 4 हो जाएगा, 4x, यहाँ पे 2 तिहाई 6y, सेम किसी एक ही संख्या से यहाँ पे सब में गुणा कर दीजिए। यहाँ पे 2 का हमने गुणा कर दिया, ऋण 8 दूना 16 हो जाएगा बराबर कितना 0। दिए गए समीकरण का युग्म हो सकता है। ठीक है, आप चाहें तो 3 का भी गुणा कर सकते हैं, किसी और भी संख्या का गुणा कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 7 दे दिया गया है, यहाँ पे एक समीकरण लिखा हुआ है और इस समीकरण का ग्राफ खींचिए। ग्राफ खींचना है, यक्ष अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए, हमें छायांकित भी करना है। चलिए इस प्रकार से हमें इसके लिए ग्राफ खींचना है, पहले ग्राफ खींचेंगे ऑटोमेटिक त्रिभुज बन जाएगा। और जो भी बनेगा यक्ष अक्ष के साथ जो भी आपका त्रिभुज बनेगा ना, उस त्रिभुजों के हम लोग को शीर्षों के निर्देशांक भी लिखने हैं और त्रिभुजाकार पटल को हम लोग को क्या कर देना है, छायांकित हम लोग कर देंगे। चलिए पहले हम लोग क्या करते हैं, इससे भी 2 बिंदु ज्ञात करते हैं और यहाँ पे दोनों समीकरणों से 2 बिंदु ज्ञात करते हैं और इसके लिए रेखा खींचते हैं। यही 2 रैखिक समीकरण दिए गए हैं, यक्ष ऋण y + 1 बराबर 0 और दूसरा दिया था 3x + 2y ऋण 12 बराबर 0। चलिए हम लोग पहले क्या करते हैं, सारणी बनाते हैं। यहाँ पे यक्ष ऋण y और +1 बराबर 0, इसके लिए 2 बिंदु ज्ञात करते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं यक्ष, यहाँ पे y। चलिए यक्ष के स्थान पर यदि, चलिए हम लोग पहले y के स्थान पर यदि हम लोग सिंपल 0 प्रतिस्थापित कर दें ना, तो यह पद समाप्त हो जाएगा और यह +1 है तो ये बराबर को उधर जाने लगेगा, ऋणात्मक आ जाएगा। चलिए ऋण 1 लिख देते हैं, एक बिंदु आपको यह मिला। दूसरा बिंदु हम लोग कोई ले लेते हैं। चलिए यक्ष के स्थान पर हम यदि 5 प्रतिस्थापित कर दें, तब यहाँ पे देखिए 5 प्रतिस्थापित कर देंगे यक्ष के स्थान पर ना, तो यहाँ पे जो ऋण y है बराबर उधर पक्षांतर कर देंगे तो धन y हो जाएगा और 5 में 1 जोड़ देंगे तो यहाँ पर आपको 6 मिलेगा। ठीक है, 5 में 1 जोड़ देंगे तो सिंपल आपको 6 मिल जाएगा। चलिए जो कि होगा y का वैल्यू। 2 तो बिंदु हमने ज्ञात कर लिया और यहाँ पर जो समीकरण है इसके लिए भी 2 बिंदु ज्ञात करते हैं। 3x + 2y ऋण 12 बराबर कितना 0 हो गया। यहाँ पर यदि हम लोग यक्ष के, यहाँ पे y के स्थान पर 0 प्रतिस्थापित कर दें तो यह ऋण 12 बराबर उधर चला जाएगा जो कि हो जाएगा धन 12 और यहाँ पे गुणे में हर में जाएगा, 3 चौको 12, यक्ष का वैल्यू आपको 4 प्राप्त होगा। चलिए ये हो गया। यदि हम लोग यहाँ पे 0 प्रतिस्थापित कर दें तब यक्ष के स्थान पर 0 प्रतिस्थापित कर देंगे, यह पद समाप्त हो जाएगा, ऋण 12 बराबर उधर पक्षांतर हो जाएगा, धन 12 हो गया और फिर उसमें 2 से भाग देना पड़ेगा, 2 × 6 = 12, फिर आपको यह 2 बिंदु प्राप्त हो रहे हैं। चलिए हम लोग यहाँ पे, आप चाहें तो ग्राफ पेपर पर भी कर सकते हैं, सिंपल हम लोग यहीं पर खींचते हैं। यहाँ पर हमने x अक्ष और y अक्ष खींच लिया। अब सभी बिंदुओं को हम लोग बनाते हैं। यहाँ पे पहला बिंदु है ऋण 1 और 0। यहाँ पे मूल बिंदु से आपको जाना है ऋणात्मक दिशा में। यहाँ पे मूल बिंदु से दाहिने जाएंगे तो x धनात्मक रहता है, बाएं ऋणात्मक, तो ऋण 1 आ गए, ऋणात्मक ऋण 1 और फिर आपको y अक्ष पे कहीं नहीं जाना है ना, इसी बिंदु पे रहना है। ठीक है, तो यही है आपका ऋण 1 और 0, एक बिंदु तो यह आपको मिला। दूसरा बिंदु क्या है, 5 और 6 है ना, तो हम लोग x अक्ष पे चलते हैं, 5 6 बिंदु दूसरा, भुज पर चलते हैं 5 इकाई, तो 5 इकाई यहाँ पर आ जाएंगे और फिर आपको ऊपर जाना है कितना, 6 इकाई। यहाँ पर
पहले भुज पर आए 5 इकाई, फिर आपको जाना है 6 इकाई, इसके सीधे तक जाएंगे, है ना, 6 तक। चलिए हम यहाँ पे यहीं से नाप देते हैं 6 इकाई, जो कि आपका यहाँ पर मिलेगा, जो कि एकदम इसके सीधे तक रहेगा। यहाँ पर बिंदु आपको मिला 5, इस बिंदु के लिए हम लिख रहे हैं 5 6 बिंदु है, 5,6 ये बिंदु, और हम लोग सिंपल मिला देते हैं, है ना। चलिए इस रेखा का हम लोग नामकरण भी कर देते हैं। यह रेखा है x ऋण y प्लस 1 बराबर 0, यह है, यह हो गया। और आपको यहाँ पर बिंदु बनाना है हमें 4 0, एक बिंदु है 4 0 और दूसरा बिंदु है 0 6। 4 0 की बात करें तो यहाँ पे भुज आपको जाना है 4 इकाई, मतलब x अक्ष पे 4 इकाई जाना है और y अक्ष पे कहीं नहीं जाना है, क्योंकि यह 0 है। तो यहाँ मिला आपको 4 0, यह हो गया एक बिंदु। दूसरा बिंदु क्या है 0, x अक्ष पर आपको कहीं नहीं जाना है, लेकिन y अक्ष पर 6 जाना है। तो यहाँ पर x अक्ष पे हमें नहीं जाना है क्योंकि 0 है, लेकिन y अक्ष पे हमें जाना है 6 इकाई, तो यहाँ पर आपको बिंदु मिला। तो एक बिंदु आपको यहाँ पर मिला था, यहाँ पे है 0 6, इन दोनों बिंदुओं को हम मिला देते हैं, 4 को और यहाँ पे 6 को। यहाँ पर 0 6 एक बिंदु था और यहाँ पे 4 0, इन दोनों बिंदुओं को हमने सिंपल मिला दिया। अब चलिए इस बिंदु का नामकरण कर लेते हैं। इस बिंदु की बात करें तो मूल बिंदु से देखिए आप 2 इकाई जाएंगे और फिर 3 इकाई ऊपर 1 2, यहाँ पे 3 के सीधे तक जाएंगे, तो यहीं आपको मिल रहा है 2 और 3। एक बिंदु आपको यह मिला, देखिए त्रिभुज x अक्ष के साथ आपको यही मिल रहा है, प्रश्न आपको यही पूछा था। यहाँ पे त्रिभुज आपका x अक्ष के साथ यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही हैं दोनों रेखाएं, और यहाँ पे x अक्ष यही है, और इस प्रकार से आपका यही त्रिभुज बन रहा है, ठीक है। और इसको, इस पटल को आपको छायांकित भी करना था, और यहाँ पे साथ साथ हम लोग को शीर्षों को भी लिखना है, तो हम लिख देंगे। यहाँ पे त्रिभुज का एक शीर्ष का बिंदु आपको ये प्राप्त होगा, 2 3, यहाँ पे ऋण 1 0 और 4 4 0, मतलब 3 बिंदु आपको मिले हैं तीनों शीर्षों पे, और इसको आपको सिंपल छायांकित करना था। इस प्रकार से आप छायांकित कर दीजिएगा। यहाँ पर नीचे लिख देते हैं, त्रिभुज के शीर्ष आपको यही मिला बिंदु, ऋण 1 और 0 था, एक बिंदु यह था, दूसरा बिंदु आपको यह मिल रहा है शीर्ष। शीर्ष मतलब कोना, त्रिभुज का कोना जो है, यहाँ पे 4 0 और अंतिम जो था तीसरा वाला ये है 2 3 है। यही तीनों बिंदुओं को हमने लिख दिया। सर्वप्रथम जो भी आपको रैखिक समीकरण दे दिया गया था, दो बिंदुओं को हमने ज्ञात किया, और इस प्रकार से कार्तीय तल पर इन रेखाओं को हमने खींच लिया, जो कि यहाँ पे 2 3 पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। यदि हल पूछता तो ये 2 3 6, मतलब 2 3 ये वाला बिंदु ना हल हो जाता, लेकिन हमें हल नहीं पूछा था। इस प्रकार से x अक्ष के साथ जो भी आपका त्रिभुज बन रहा है ना, इन त्रिभुज के तीनों शीर्षों को हमें लिखना था, तो तीनों शीर्षों को हमने लिख दिया। जो इस प्रकार से त्रिभुजाकार पटल बन रहा था, इसे हमें छायांकित भी करना था, तो यहाँ पर हमने सिंपल इसे पेंसिल से छायांकित कर दिया। चलिए इस प्रकार से प्रश्न नंबर 7 भी हल हो गया। इस प्रश्नावली में कुल 7 ही प्रश्न थे, 7 प्रश्न हल हो गए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, यदि चैनल में है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।